बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन. Good afternoon, Good afternoon, sir. sir. Afternoon, sir. How are you, sir? वेरी फाइन बेटा. आई होप एवरीवन इज इन ग्रेट हेल्थ एज ऑलवेज. सब लोग ठीक हैं जी, बढ़िया हैं, मस्त हैं. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, फिर चलो मस्त वाले चेहरे दिखा दो जरा, कैमराज ऑन करके थोड़े से मस्त चेहरे देख लें. शो मी योर फेसेस. बहुत दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, मोर देन 1 वीक देखा नहीं है आपको भाई. जल्दी करो, शो मी योर फेसेस. हरी अप हरी अप हरी अप. जूम का फायदा उठा लें जरा, जल्दी से एनर्जी शेयर कर लें. वेरी गुड. अच्छा तेरे बाल कहाँ गए भाई? Sir, कटा लिए. अच्छा, गायब भी हो गए. बिल्कुल ही कटा दिए. नया स्टाइल इन द मार्केट है. बाकी लोग भी कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी से. हरी अप, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी कीजिए प्लीज. हरी अप. अभी नब्बे क्या खा रहा है? कल्ला कल्ला. सर फ्रूट. क्लास शुरू होने के बाद खाना पीना शुरू करता है. तेरा सही है काम है. घर के पूरे मजे. सर ये है असली ऑनलाइन क्लास का फायदा. जैसे हम मूवी देखते हैं ना सर, आगे कुछ खाते पीते हुए, वैसे सर आपकी क्लास देख लेते हैं. खाई जाओ पी जाओ और क्लास लगाई जाओ. हाँ जी, बाकी लोग हरी अप. शो मी योर फेसेस प्लीज. हरी अप जल्दी से. क्यों ढीठ बन रहे हो भाई? कैमरा चलाओ जल्दी जल्दी, बहाने मत मारो, जल्दी करो. वेरी गुड. हरी अप फटाफट से. इतना कुछ कहने के बाद भी थोड़े से लोगों ने कैमरा ऑन किया है. फतेह बेटा कैमरा नहीं ऑन हुआ तेरा, जल्दी कर. फतेह, यू देयर इन क्लास? आज हम जूम पे क्लास ले रहे हैं. आज वाला रीज्वाइनिंग वाला काम भी करना है बेटा, जल्दी करो. अगर ऐसे ही कैमरा ऑन करने में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जल्दी करो. तन्मय, Just camera in a minute. Just give me a minute. ओके. तन्मय तेरे कैमरे को क्या हो गया? सर कर रहा हूँ, एक सेकंड. जल्दी से जल्दी. अरे हाँ भी मयंक शिमले बैठा है. फीलिंग आ रही है शिमला की? ठंड बहुत है सर. बिल्कुल नहीं तो कह रहे हैं पटियाले बह के शिमले दी मजे. नाभे बह के, सच तो नाभे बह के ले रहे हैं. सही है. ओके जी, चलो फिर क्लास स्टार्ट करें जल्दी से. सचित इतनी टेंशन में क्यों है भाई? सचित सब ठीक है? हाँ जी सर. ठीक है. ओके साम्या ठीक हो बेटा? अब तेरी लेग ठीक है? Yes, sir. ओके. बाकी लोग भैया कैमरा ऑन कर लो. अभय, अनीशा, हर्षव, सहज प्रताप, प्रभ सिमरन, गौरव. गौरव तू पहला आके था बाल बोल सेट करी गया, तेने कैमरा बंद करता हुए. गौरव कैमरा ऑन कर. ऋषिका बेटा कभी तो कैमरा ऑन किया करो. सान्या तेरे कैमरा को क्या हो गया? भारती, प्रणव, अंगद, अक्षित, वेयर इज योर कैमरा? मैं लास्ट 5 काउंट करूंगा, उसके बाद जिसके कैमराज ऑन हो गए बहुत बढ़िया, जिसके नहीं हुए उसके बाद मुझे पता लग गया. अब मेरे को फिजिकली मिलना एक बार, जरा आपके कान ना खींच के लंबे कर दिए ना, फिर देखते हैं. और एक नया डायलॉग मेरे को मेरे बोलते होते थे रिलेटिव, मैंने ना सिर दोनों कानों के बीच में कर देना, इस तरह सेटिंग करनी. हरी अप, शो मी योर कैमरास. गौरव मैं तेरा देख ला कैमरा चल रहा नहीं तेरा हाले. गौरव पहला तो तेरा चल पे ऐसे कैमरा. साना ये क्या लगा दिया ब्लैक एंड व्हाइट सा यार, कुछ सब दिख नहीं रहा. हितैषी मित्तल के नाम से कौन है क्लास में? हितैषी के नाम से कौन है बेटा क्लास में? हुनर बेटा कैमरा ऑन कर लो प्लीज. हुनरमीत जी ठीक है. ऋषिका मैंने आपको 2 बार बोला बेटा, आपने जवाब भी नहीं दिया, कैमरा भी नहीं ऑन किया. फिर ऐसे तो डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ना टीचर की, ये तो गलत बात है. सर वो पहले चल नहीं रहा था. चलाओ बेटा चलाओ, जल्दी करो. हेलो राहत, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ. चलो जी लेट्स स्टार्ट द क्लास फिर. ठीक है जी. तो अब रीज्वाइन जरूर करना जी, है ना. जूम का हल्का सा ये है हमारे पास पॉइंट कि क्लास खत्म होते ही रीज्वाइन करना. सो हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं आगे. हमने लास्ट क्लास के अंदर एल्कीन्स की प्रेपरेशन रिएक्शन स्टार्ट करी हुई थी, है ना. अब मेरे लिए बड़ा पंगा हो जाता है, कैमरे को देखूं आपको देखूं, बड़ी सारी चॉइसेस हैं, डेमोक्रेसी ज्यादा है.
चलो एनीवेज कैमरे को देखते हैं जी अभी। सो हम एल्कीन्स की प्रेपरेशन रिएक्शन स्टार्ट कर चुके थे बेटा। मेरी फाइनली एक बार दोबारा से बता दो, ऑडियो चेक साउंड सेट है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू बेटा। सो लेट अस कंटिन्यू। हम एल्कीन्स की प्रेपरेशन रिएक्शंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस कर रहे थे। हमने एल्कीन्स की प्रेपरेशन करी थी पहले बाय रिएक्शन कॉल्ड एज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। वो दो तरह से की जा सकती थी, या तो हम उसमें लिंडलर्स कैटलिस्ट डाल सकते थे, या फिर हम चाहें तो उसके अंदर हम यूज कर सकते थे बर्च रिडक्शन यूजिंग Na इन लिक्विड अमोनिया, है ना। और फिर हमने स्टार्ट की थी एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन में भी हम बेसिकली बीटा एलिमिनेशन कर रहे थे। जो हमने देखा था कि जो भी हमारा दो पार्ट्स लीव करते हैं, है ना, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो दो पार्ट्स लीव किया करते हैं। जो दो पार्ट्स लीव करते हैं वो, उनमें से एक तो पक्का हमने हैलोजन दे ही लिया था, दूसरा जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करी थी तो दूसरा हाइड्रोजन था, और वो हाइड्रोजन नॉर्मली बीटा कार्बन से लॉस होता है, इसीलिए उसका नाम बीटा एलिमिनेशन रखा गया था। क्लियर है जी? सो दिस वाज द रिएक्शन फर्स्ट, एलिमिनेशन का फर्स्ट पार्ट। एलिमिनेशन का सेकंड पार्ट हमने जाते जाते करा था डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। उस डीहेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर दो हेलोजन एटम्स हमने विसिनल पोजीशन से निकाल के, है ना, in the presence of either you can add zinc heat or you can add what, NaI in the presence of acetone। इनको डाल के आप दो हेलोजेंस को एडजॉइनिंग कार्बन से हटा सकते हो। एडजॉइनिंग कार्बन्स पे दो हेलोजेंस का लगा होना, हमने उसका नाम रखा था विसिनल डाइहैलाइड्स, डाइहेलो एल्केन्स। उसमें से दो हेलोजन निकल के उनके बीच में डबल बॉन्ड आता था, एल्कीन बन जाया करते थे। दैट वाज द सिनेरियो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं उसी के अंदर। उसमें एक स्पेशल सा पॉइंट नीचे रह गया था, मैं कंटिन्यू करता हूँ जी, आगे चलता हूँ। ओके, मेरे को एक स्लाइड और डालनी पड़ेगी, एक सेकंड। हम जो कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ पार्ट, एक सेकंड, एक काम करते हैं, चलो यहाँ थे। ठीक है जी, सो कंटिन्यू कर रहे हैं जी। हम लास्ट क्लास में जो रिएक्शन कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, हम कर रहे थे सेकंड रिएक्शन का पार्ट बी, जिसका हमने नाम रखा था डीहेलोजिनेशन। ये कर रहे थे, और डीहेलोजिनेशन में भी मैंने जो मोर कॉमन था वो आपसे डिस्कस कर लिया था। जो मोर कॉमन था वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्या सर? अगर हम लेट अस से CH2, ठीक है, Cl, इस तरह से इसमें जिंक हीट या NaI इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 ट्वाइस CO। ये जो CH3 ट्वाइस CO था, इसका नाम क्या था? बोल दो बेटा, क्या नाम था? शाबाश। Acetone. Acetone. वेरी गुड, that was called as acetone. It was used as a solvent in this reaction। कर करा के यहाँ से सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया था, और साइड प्रोडक्ट्स डिपेंड कर रहे थे कि हमने क्या रिएजेंट यूज किया है, जिंक यूज किया है या NaI यूज किया है। अगर जिंक यूज किया था तो हमारा बन रहा था ZnCl2, और अगर NaI यूज किया था तो हमारा बन रहा था NaCl प्लस ICl। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम पहले बात किया करते थे, देखें आपको मेरी लाइन याद है, हम कहते थे एक होता है रिएक्शन और एक होता है मैकेनिज्म। रिमेंबर, एक होता है रिएक्शन और एक होता है मैकेनिज्म। क्या होता है अक्षत, बता फिर, रिएक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म क्या होता है? सर सबसे पहले दो हमारे पास या रिएक्टेंट्स हैं जो वो आपस में रिएक्ट करते हैं। पहले रिएक्शन ओकर होता है, उसके बाद उस रिएक्शन में जो हो रहा है अंदर उसको स्टडी करते हैं, जब हम वो मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल सही बात, तो आप सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार दोबारा से, चलो दीक्षा फ्रॉम पटियाला, पहले आप बताओ। ठीक है जी, दीक्षा फ्रॉम पटियाला, क्या जी रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? सर रिएक्शन मतलब जो नेट रिएक्शन निकलता है पूरे रिएक्शन का, जो रिएक्टेंट हमने उसमें डाला है, और मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें हमने क्या किया है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, दैट्स नाइस। ओके, हाँ जी, दीक्षा फ्रॉम संगरूर, अभी ये बताओ बेटा कि अक्षत ने वैसे बता दिया, एक बार आप कंफर्म कर दो, रिएक्शन पहले आता है कि मैकेनिज्म पहले आता है? सर पहले रिएक्शन आता है क्योंकि वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैकेनिज्म होता है कि हम अपनी तरफ से उन स्टेप्स को प्रिपेयर करते हैं कि हाँ क्या हमने जो ऑब्जर्व किया है उसके स्टेप्स क्या हैं। वेरी गुड, चलो शाबाश। ये हमने क्लास में ऑलरेडी बात की हुई है, सबको ये बात याद करा दे। रिएक्शन एक नेट केमिकल चेंज होता है। किसी भी रिएक्शन का मतलब होता है उसके अंदर होने वाला नेट केमिकल चेंज। बोले तो कि हमने क्या क्या चीजों को शुरू में लिया और उनको आपस में रिएक्ट होने दिया,
और एंड में हमारे पास फाइनली क्या बन के आया, क्या मेरे फाइनल प्रोडक्ट्स थे, उस चीज को ओवरऑल एक नेट चेंज की तरह शो करना, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। और ये एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही मैंने बताया था पहले। हमें अच्छा लगे ना लगे, दो चीजों को अगर मिक्स करके कुछ बनता है तो वो रिएक्शन होता है। हमें कई बार उसमें ऑड लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, बट वो हो जाता है, एक फैक्ट है, एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, रिएक्शन हो रहा है। अब उस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन बाद में थियोरेटिकली फिट की जाती है। हम हिट एंड ट्रायल से, तीर और तुक्के से कोशिश करते हैं ये पता करने की कि जो भी इसके अंदर नेट चेंज आया होगा वो किस किस स्टेप्स के थ्रू आया होगा। वो हम बैठ के एक दिमाग लगा के कोशिश करते हैं, चल शायद ऐसे आया होगा, एक रास्ता ये हो सकता है, शायद ऐसे आया होगा, एक रास्ता ये हो सकता है। ये जो अलग अलग रास्ते हम प्रेडिक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म्स, उनमें से कोई एक मैकेनिज्म हम फाइनल करते हैं कि जो फॉलो होता है वो कैसे करते हैं। वो हम जो भी रास्ते प्रेडिक्ट करते हैं, जो भी मैकेनिज्म्स, जो भी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसेस हम प्रेडिक्ट किया करते हैं, हम उनके अंदर हाइपोथेटिकली अगर कुछ चेंजेस करें तो रिएक्शन के अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए उनको पहले से ही अपने मैकेनिज्म से प्रेडिक्ट करते हैं। फिर अगर वही चेंजेस एक्चुअल में नेट केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, हमें नेट चेंज नजर आता है, तो फिर हमें लगता है कि बन गई बात, जो हमारा मैकेनिज्म हम सोच रहे थे वो सही होगा, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन और एक्चुअल चीजें मैच कर गई, तो बस बन गई बात। इस तरह से रिएक्शन का मैकेनिज्म फिट किया जाता है। तो जब मैकेनिज्म फिट किया जाता है, कुछ चीजें हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे नॉर्मल नॉलेज के कुछ अगेंस्ट जा रहा है, तो हाँ लगता तो है, बट हमें मानना पड़ता है क्योंकि वो एक एक्सप्लेनेशन है, उसके बिना फिर हमारा फैक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी कुछ कुछ छोटे छोटे एब्सर्ड पॉइंट्स बीच में मैकेनिज्म के अंदर हमें यूज करने पड़ सकते हैं। नॉर्मली सारा कुछ उन्हीं लॉजिक्स के अकॉर्डिंग होगा जो हम जनरली स्टडी करते हैं, बट कुछ कुछ कहीं कहीं कभी कभी एक दो पॉइंट ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें एब्सर्ड लगे कि अरे यार हमने पढ़ा कुछ और हुआ है और यहाँ तो कुछ हम और ही मानी जा रहे हैं, तो फिर वो मानना ही पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन माननी पड़ेगी। तो मेरी बात ध्यान से समझो। हमें लास्ट क्लास में जाते जाते चैट बॉक्स में किसी ने डाउट भेजा था, मैं नाम तो भूल गया, शायद सना ने भेजा था। सना, यू आर इन क्लास और नॉट? यस सर। हाँ आपने भेजा था ना बेटा, जाते जाता है कि जो क्लोरीन है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन प्लस कैसे बन गया, ऐसे बोला था ना आपने बेटा? यस सर। हाँ चलो मेरे को याद रह गया। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन प्लस बना क्यों? बेसिकली देखो बेटा, ये रिएक्शन है जो आपके सामने लिखा हुआ है ना। अब हमें इसके अंदर एक्सप्लेनेशन फिट करनी है। कुछ चीजें हमें ऐसे लगता है कि यार कार्बन और क्लोरीन में से तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हमें ऐसा लगता है कार्बन और क्लोरीन में से तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन अपना बॉन्ड कार्बन को देके क्यों आएगा? तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्लोरीन को बाहर से कोई खींच रहा है, या तो जिंक खींच रहा है, या Na प्लस खींच रहा है, या I माइनस खींच रहा है, जो भी खींच रहा है। तो क्लोरीन बाहर से जो खींच रहा है उसके अकॉर्डिंग भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को रिस्पॉन्ड करवाता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं जिंक आया, जिंक कहता है मैं इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार हूं भाई, क्लोरीन तू क्लोरीन प्लस बन के ही निकल जा। क्लोरीन प्लस बन के निकलने में फायदा क्या है? अगर देखो, अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला क्लोरीन तो अपना बॉन्ड लेके निकल गया, नॉर्मल तरीके से जो हम सोचते हैं वो हुआ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ने अपना बॉन्ड खींचा और वो Cl माइनस बन के बाहर को निकलना स्टार्ट हो गया। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर फिर हमारा बॉन्ड नहीं बनता नजर आ रहा, क्योंकि अगर ये Cl माइनस निकला है तो सर पीछे कार्बन पे तो प्लस छोड़ के आएगा। बिल्कुल सर। अब सर प्लस वाले ने अगर बॉन्ड बनाना है तो ना चाहते हुए भी दूसरे कार्बन पे तो सर माइनस चार्ज आना चाहिए। बिल्कुल सही। अब हमें अच्छा लगे ना लगे, अब तभी ये रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और रिएक्शन तो हुआ पड़ा है। अब अगर रिएक्शन हुआ पड़ा है तो हमें रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपनी एक्सप्लेनेशन को मॉडिफाई करते हुए ऐसा सोचना पड़ा कि भैया मेरे को यहाँ माइनस चाहिए। अगर यहाँ माइनस चाहिए तो भैया किसी ना किसी तरह से इस क्लोरीन को एज क्लोरीन प्लस ही निकालो, इस क्लोरीन को एज क्लोरीन प्लस ही निकालो। अब सुनने में अबसर्ड लग रहा है, बट ये क्लोरीन प्लस निकलना सिर्फ कार्बन के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन के ऊपर बेस नहीं हो सकता। ये हमारा एक्चुअल फैक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमें फिट बैठाना है। तो फिट बैठाने के लिए हमने कहा ये Cl प्लस को या तो I माइनस खींच के ले जाएगा जो NaI में है, या फिर जिंक आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स देके इसको बाहर निकाल लेगा। तो किसी ना किसी तरीके से एक तरफ से Cl प्लस निकल जाएगा, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के अकॉर्डिंग इट सीम्स टू बी एब्सर्ड particularly in this case, but
the actual reaction has taken place. CH2 double bond CH2 has actually formed. So to explain that, we have no other option to explain this other than this. हमें मानना ही पड़ेगा कि एक क्लोरीन एस क्लोरीन माइनस निकला और दूसरा क्लोरीन एस क्लोरीन प्लस निकला. फिर सर अगर आप दूसरे क्लोरीन को एस क्लोरीन प्लस निकाल रहे हो तो यहाँ पे ZnCl2 में तो दोनों Cl माइनस है. सर फिर वो Cl माइनस कैसे बन गया? वो मैंने सिखा दिया था कि जिंक पहले न्यूट्रल है, जिंक पे तो Zn2+ बना होगा. 2+ बनने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे. वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने Cl+ वाले क्लोरीन को दे दिए होंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो भी Cl- बन गया होगा. बट जब निकला कंपाउंड से तो शायद वो Cl+ निकला, तभी ये प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं. देखो सन आप क्लियर है बेटा बात? यस सर. सो आगे के लिए यस हम नॉर्मल लॉजिक्स भी यूज करेंगे, प्लस साइड बाय साइड हमें जो एक्चुअल रिएक्शन का फैक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी हम उन चीजों को भी यूज करेंगे. चलो सही हो गया सर. अब हम जो लास्ट क्लास में कर रहे थे वही मैंने अभी तक बताया है. देखो बेटा जूम मीटिंग का जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट 40 मिनट्स होते हैं, वो तो ऐसी पिछली क्लास को रिवाइज करने में, आपके कैमरा ऑन करवाने में, आपका हालचाल पूछने में निकल जाते हैं आप तो. ठीक है जी. इसलिए सेकंड क्लास में जब क्लास में बच्चे रीज्वाइन जब करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं तो मैं बहुत बार आपको डरा चुका है ना मैसेजेस के थ्रू क्लास में, बट आपको पता है कि मैं भी कोशिश ही करता हूँ, मैं कौन सा आपको एक्चुअल में मारने वाला हूँ. ठीक है. सो बस अब प्यार मोहब्बत से रीज्वाइन कर लेना क्लास, क्योंकि पहला वाला 40 मिनट्स का स्लॉट तो बस ऐसे ही खत्म हो जाता है. ठीक है. सो प्लीज जितने लोग क्लास के अंदर हैं, देखो बेटा जब टीचर बार बार प्लीज कहता है इतनी तो अपने आप को ही शर्म आनी चाहिए कि यार हम क्लास ज्वाइन कर लें. कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लीज का मतलब ही नहीं समझते, उनको पुलिस का मतलब ही समझ आता है. वो प्लीज से पुलिस तक आते आते मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं भी आ ही जाऊंगा. सो बस मेरी आप लोगों से सबसे सजेशन यही है, अपने नेटवर्क वेटवर्क को जो पहले 40 मिनट के लिए सही चलता है उसको अगले 40 मिनट के लिए भी प्लीज करके पुलिस करके जैसे मर्जी करके सेट करा के चला करो. समझ गए ना जी बात? और आज मैं हो सकता हूं मैं अगले 40 मिनट फिर और लगाऊं, आज मैं मूड में हूं. देखो आज मैं भी कंफर्टेबल होकर बैठा हूं आराम से कुर्सी पे. रोज आप कुर्सियों पे बैठ के हैं मेरे को डांस करते देखते हो बोर्ड के आगे, तो कभी कभी मेरे को भी चेयर पे बैठ के पढ़ाने का मौका मिलता है. यहाँ बैठ के पढ़ाना तो बहुत आसान है, बट वो जो स्मार्ट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया, वो स्टार्ट बेटा देखो आप लोगों को पूरी एक्चुअल क्लास की फील देने के लिए किया गया. ठीक है. तो फिर एक्चुअल क्लास की फील बेटा तब आती है जब सब लोग एक्चुअल क्लास माने, टीचर भी और स्टूडेंट भी. टीचर तो बेचारा सुबह शाम लगा हुआ एक्चुअल क्लास बनाने, स्टूडेंट अपने बेडों पे बैठ के मस्ती मार रहे हैं, उनसे एक्चुअल क्लास की फील ही नहीं आई जाती. ये तो गड़बड़ बात है फिर. सो कहते हैं ना जी ताड़ी 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से तो चुटकी बजती है, उसकी आवाज ज्यादा नहीं होती, ताड़ी की बहुत अच्छी होती है. तो अगर ताड़ी बजाने वाली आवाज निकालनी है तो जितना मेहनत आपके टीचर्स कर रहे हैं सारे, ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितना मेहनत आपके सारे टीचर्स कर रहे हैं उतनी या इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मेहनत करने का कमिटमेंट खुद से अपने आप से आप लोग करो और उसको निभाओ, फिर फायदा है. ठीक है जी. चलो जी कमिंग बैक, ये जो हमने एग्जांपल लास्ट क्लास का रिपीट करा, ये मैं फिर बोल रहा हूं जी, ये विसिनल डाइहैलाइड वाला था. और एक बात इसमें जो समझ आई वो ये विसिनल डाइहैलाइड वाला था कि इसमें जो भी आपने सर बताया इसके अंदर एक चीज नजर आ रही है कि जो चीजें निकल रही हैं वो आयंस की फॉर्म में निकल रही हैं, मतलब चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है सर. अब मैं आपको एक इसका स्पेशल नोट बताना चाहता हूं. नोट क्या जी? नोट है जेमिनल डाइहैलाइड्स. जेमिनल डाइहैलाइड्स also undergo dehalogenation. ठीक है जी. जेमिनल डाइहैलाइड्स also undergo dehalogenation. ठीक है. बेटर है it may be called अब ये टर्म मैंने बना ली याद करने के लिए, कपलिंग डीहेलोजिनेशन. उनमें डीहेलोजिनेशन होती है लेकिन उसको थोड़ा सा हम हल्का सा नया नाम दे रहे हैं, उसमें एक टर्म यूज कर रहे हैं कपलिंग डीहेलोजिनेशन. है तो वो भी डीहेलोजिनेशन लेकिन उसका नाम रख रहे हैं जी क्या? कपलिंग डीहेलोजिनेशन. अब ये कपलिंग डीहेलोजिनेशन का क्या मतलब हुआ सर? देखते हैं सर, देखते हैं जी. कपलिंग डीहेलोजिनेशन से मेरा क्या मतलब हुआ, लेट मी शो यू. सपोज करो मैंने दे दिया CH3 CHCl Cl. पहली बात तो इसमें जो जेमिनल है उसका मतलब समझो जी, जेमिनल को ही हम जेम भी बोलते हैं, ये जेम डाइहैलाइड है.
ये जेम डाइहैलाइड है। आपको इसके अंदर 2 हैलोजेंस सेम कार्बन पे नजर आ रहे होंगे जी, ठीक है जी, 2 हैलोजेंस ऑन सेम कार्बन। जब सेम कार्बन के ऊपर हैलोजेंस आए तो उसके लिए वर्ड जेमिनल या जेम यूज कर लिया करते हैं जी, जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। बढ़िया बात। अब सर इसको हमने जिंक के साथ हीट करा। चलो एक काम करता हूं, दोबारा बनाता हूं। इसी का ऐसा एक मॉलिक्यूल में और बना देता हूं, ठीक है जी, CH3, और इसको मैंने जिंक के साथ हीट कर दिया, ठीक है जी। तो ये भी डीहैलोजिनेशन देता है, लेकिन ये डीहैलोजिनेशन जब देगा तो इसमें मेरे को 2 इसके जैसे मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे फाइनल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। 2 एक जैसी चीजों को पास पास लाके फिर उनमें से हैलोजन निकाल रहा हूं, समझ रहे हो? कपल वर्ड का मतलब समझ आ रहा है? कपल मतलब पेयरिंग, पेयरिंग मतलब 2 चीजें। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स पकड़े जेमिनल डाइहैलाइड के, अब उनमें से मैं क्लोरीन निकालना शुरू करता हूँ। जैसे ये क्लोरीन गया, ये क्लोरीन गया, तो यहाँ पे अगर मैं इस क्लोरीन को भेज दूं तो दोनों CH के बीच पहला बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये दोनों क्लोरीन निकल जाएं और फिर बाद में ये वाले क्लोरीन भी निकल जाएं तो फिर क्या होगा सर? बहुत सिंपल सर, ये दोनों क्लोरीन क्लोरीन निकल के उन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आना स्टार्ट हो जाएगा सर, बनना शुरू हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसे बन जाएगा सर। और सर साथ में क्या बनेगा? साथ में बन जाएगा सर ZnCl2, ठीक है। बट ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है थोड़ा डिफरेंट है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म ऊपर वाले रिएक्शन मैकेनिज्म जैसा नहीं है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते, ठीक है। फिलहाल बस आपको बता रहे हैं कि ये एक नोट की तरह याद करो, ये थोड़ा कम यूज होता है, लेस कॉमन है जी, लेकिन ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं जी। इसके मैकेनिज्म की डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहते, बस बता दिया एक एक्स्ट्रा फैक्ट। एनसीईआरटी ने तो ये दिया ही नहीं हुआ, एनसीईआरटी ने सिर्फ ऊपर वाला मोर कॉमन वाला दिया है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है जी। तो अब ये मेरा लास्ट क्लास का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जी विद दिस नोट ऑफ कपलिंग डीहैलोजिनेशन इन जेम डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब जब हैलोजेंस ऑन एडजॉइनिंग कार्बन्स हो, जेम डाइहैलाइड्स का मतलब जब हैलोजेंस ऑन सेम कार्बन हो। ये हमने पहले पढ़ा था, ये रिवाइज हो गया, रिकैप हो गया जी। लो जी, सेकंड का बी पार्ट हो चुका है, अब आते हैं सेकंड के सी पार्ट पे। अच्छा, आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन थी और जो हमने अभी कंप्लीट करी डीहाइड्रोजनेशन, जो ज्यादा कॉमन वाली है, वो दोनों ही एंटी एलिमिनेशन थे। दोनों क्या थे जी? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब था कि जो भी 2 लिविंग ग्रुप्स लीव करेंगे वो कहां से लीव करेंगे? ऑपोजिट साइड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑपोजिट साइड से चीजें लीव करती हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। चलो जी, कमिंग बैक टू, हम बात करते हैं सेकंड का सी पार्ट, ठीक है जी। सर, हाँ जी दीक्षा बोलो। सर जो विसिनल डाइहैलाइड्स हैं उसमें वी कैन यूज डिफरेंट हैलोजेंस आल्सो। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, नो इश्यूज, यस। डिफरेंट हैलोजेंस वाले में भी सेम रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन, आगे बात कर रहे हैं जी एल्कीन्स की प्रिपरेशन के ही सेकेंडरी रिएक्शन का ही सी पार्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो जी मैं पहले सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है अगर हम ले लें CH3 CH2OH, ठीक है जी, CH3 CH2OH ले लें। पहले मैं नेट रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसका, डोंट वरी, ठीक है जी। इसमें हम डालें क्या? इसमें नॉर्मली लिखा आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? अकेला H+। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में अगर कहीं पे अकेला H+ लिखा आता है तो उसका मतलब आपने नॉर्मली उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मानना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक कंडीशंस अज्यूम करना है, अकेला H+ लिखा होना, ठीक है सर। अब सर CH3 CH2OH में आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H+ डाला तो सर यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ये नेट रिएक्शन है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है जी। ये सर रिएक्शन है। इसमें सर आपने क्या क्या लॉस कराया, चेक कर लेते हैं सर, बिल्कुल चेक करते हैं। अगर हम चेक करें सर, आपने क्या करा? आपने एक तो यहाँ से OH हटा दिया, दिख रहा है जी आपको, है ना? जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें OH नहीं है जी, तो ठीक है। और सर एक यहाँ से कोई एक H का लॉस हुआ जी, H+ लॉस्ट फ्रॉम, अब चेक करो,
अगर मैं OH वाले कार्बन को, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, FG बोले तो फंक्शनल ग्रुप, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन का एडजॉइनिंग कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो मैंने फिर से अभी क्या करा, मैंने H+ लॉस्ट फ्रॉम विच कार्बन करा, बीटा कार्बन। ठीक है, तो मैंने एक तो OH माइनस का लॉस कराया जी, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक OH माइनस का लॉस कराया, एक H+ का लॉस कराया, ये दोनों मिलके ही क्या बना हुआ है, वाटर। जो H और OH उस कंपाउंड से निकलेंगे, उन्होंने ही मिलके क्या बना दिया, वाटर। और पीछे जो कंपाउंड बचा उसमें डबल बॉन्ड आ गया कार्बन्स के बीच में, और दोबारा से क्या बनना शुरू हो गया, एल्कीन। तो अगर आप रिकॉल करो, हमने जो एलिमिनेशन का ए पार्ट किया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, काफी हद तक वही चीज है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे X- यानी हेलोजन नेगेटिव आयन निकलने की जगह पे OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन निकला है। बाकी तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है जी, वैसा सही रिएक्शन है। वहां पे H+ और X- का लॉस था, यहाँ पे H+ एंड OH- का लॉस है, और H एंड OH मिलके पानी बनता है, और पानी के लॉस को ही हम नॉर्मली बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं जी, डिहाइड्रेशन। सो आई कैन कॉल दिस एज व्हाट, डिहाइड्रेशन मतलब क्या था जी, लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन तो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली टर्म भी है जी। जब हम कहते हैं किसी के अंदर वाटर लॉस ज्यादा हो गया, उसको बोलते हैं उसकी डिहाइड्रेशन होगी। तो डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब ही यही होता है, लॉस ऑफ वाटर। सो इट्स इजी। एंड जो वाटर निकल रहा है वो एक जगह से H+ और एक जगह से OH- बन के फिर निकल रहा है। इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ खास बातें, इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिस इज। इस रिएक्शन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, फिर से वही बात, यहां तो बाय चांस जो मैंने अल्कोहल लिया उसमें एक ही बीटा कार्बन था, उससे एक ही बीटा हाइड्रोजन निकल सकता था, वो निकल के एक ही एल्कीन प्रोडक्ट बन सकता था। लेकिन अगर मैंने जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में करा था, अगर मैं ऐसे करूं, मैं एक और एग्जांपल लूं, CH3 CH CH CH3, टू बी मोर स्पेसिफिक इसको CH2 लिखते हैं जी। ये रहा अल्कोहल, ये अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2 CHOH CH3। फिर से मैंने इसमें डाला क्या, मैंने इसमें डाल दिया जी H+। अब समझ गया जी, H+ डालना इज शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक कंडीशंस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बढ़िया बात। अब सर आपने जो सिखाया उसके हिसाब से सर यहाँ से एक OH- निकलना है और एक क्या निकलना है सर, H+ निकलना है सर। अगर ऐसे निकलना है सर तो बढ़िया बात सर, जो सिखाई चुके हो आप, ये OH निकाल दो, बहुत बढ़िया। लेकिन सर H कहाँ से निकालें, आपने कहा था बीटा कार्बन से निकालना है, ऊपर आपने लिख रखा है, तो सर बीटा तो 2 है यहाँ पे। अगर ये अल्फा है सर, ये बीटा 1 है सर, ये बीटा 2 है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिहाइड्रोजनेशन में हुआ था। तो सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यस, यहाँ पे 2 अलग अलग एल्कीन्स बन सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 सर प्लस प्लस, साथ में क्या बनेगा सर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सर ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, सर ये 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे, चलो पहले मैं एक बार क्लैरिफाई करूं, अगर मेरे से क्वेश्चन आया कि ऐसे करके अल्कोहल पड़ा है, उसमें आपने एसिडिक कंडीशंस में डिहाइड्रेशन करा रखी है, तो आप ये बता दीजिए कि इसमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स एज एल्कीन्स बनेंगे। तो आंसर कितना हुआ इस पर्टिकुलर एग्जांपल का, बताओ। 2 आंसर हुआ जी, पहली नजर में लगेगा 2, बट आंसर 2 नहीं है जी, आंसर 2 नहीं है जी, आंसर है 3। आंसर क्या है जी, 3 है सर। एक ऐसा एल्कीन है जो आपको नजर नहीं आ रहा, कैसा सर, सर ये जो एल्कीन बना इसकी 2 फॉर्म बन सकती हैं, सिस और ट्रांस। कमाल हो गया सर, ये तो हम मिस ही कर गए थे। ठीक है जी, इसमें 2 एल्कीन्स की पॉसिबिलिटी है सर, एक सिस और एक ट्रांस। सर इसमें GI पॉसिबल है। GI क्या होता था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो दोनों बन सकते हैं, सिस भी ट्रांस भी। इसमें GI नॉट पॉसिबल, इसमें GI नॉट पॉसिबल, तो ये एक ही है। तो इस तरह से कभी कभी जब पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो पाते हैं तो उनको भी अलग अलग काउंट करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से जी, तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन से, पहला इसी का सिस फॉर्म, दूसरा इसी का ट्रांसफॉर्म, तीसरा जो ये बना हुआ है ऊपर। ठीक है, ठीक है, जो ये बना हुआ है ऊपर। तो इसके टोटल 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है।
ओके सर, ये तो बता दिया आपने, पहली इंपॉर्टेंट बात ये पता लगी। अब सर इसमें से मेजर कौन होगा? पोशिका, अरे अकेले अकेले हंस रहे हो भाई, गलत बात। कैमरा ऑन करो। पोशिका, क्लास में रहो बेटा, ऐसे इधर उधर नहीं आना। ओके जी, कमिंग बैक। अब हम बात कर रहे हैं जी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन की। सो एक सिस बन सकता है, एक ट्रांस बन सकता है, और तीसरे वाला मॉलिक्यूल अलग है। चलो पोशिका बताओ, इनमें से कौन सा सेडजेफ और कौन सा हॉफमैन? हरियप, सेडजेफ हॉफमैन हमने लास्ट क्लास में करे थे, कौन सा सेडजेफ और कौन सा हॉफमैन? सेडजेफ क्या था पोशिका, ये याद कराओ, सेडजेफ क्या होता है बेटा? सर जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा हो। वेरी गुड। और हॉफमैन क्या होता है? सर जिसमें ब्रांचेस कम हो कंपैरेटिवली दूसरे के। शाबाश बेटा। तो बताओ फिर जरा, जो दो मैंने स्ट्रक्चर्स बना के आपको दिए हैं, सिस और ट्रांस को भूल जाओ, जो दो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इसमें से पहले वाला स्ट्रक्चर सेडजेफ है कि दूसरे वाला? तो पहले वाला सेटअप है, उसकी कितनी ब्रांच, मेजर भी है। उसमें कितनी ब्रांचेस नजर आ रही हैं आपको? ब्रांचेस कितनी है इसकी? शाबाश पोशिका, मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना बेटा? यस सर। कंफ्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से। हम बात कर रहे थे कि डिहाइड्रेशन के अंदर ये 3 प्रोडक्ट एल्कीन्स बन पा रहे थे, तो लेकिन 3 में से एक चीज इंपॉर्टेंट, हमने सिस और ट्रांस को अलग से आइडेंटिफाई किया बेटा, तो ऐसे करना पड़ सकता है। तो फिर हम स्ट्रक्चर वाइज देख रहे थे कि इनमें से सेटजेफ कौन है और हॉफमैन कौन है। तो आपको बताए थे जी ये सेटजेफ है, बिल्कुल सही बताया था पोशिका ने। जो पहले वाला स्ट्रक्चर है वो सेटजेफ है, और जो दूसरे वाला स्ट्रक्चर है वो हॉफमैन है, हॉफमैन एल्कीन। ठीक है जी, ये वाला सेटजेफ एल्कीन है और ये वाला हॉफमैन एल्कीन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में ज्यादातर सेटजेफ मेजर बनता था, लेकिन उसमें हम अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते थे तो उसमें हॉफमैन मेजर बनाया जा सकता था, याद है जी। और डिहाइड्रेशन में टेंशन ही कोई नहीं, सेटजेफ एल्कीन ही हमेशा मेजर बनता है। ठीक है जी, हॉफमैन एल्कीन मेजर बनाया जा सकता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में बाय टेकिंग अ वेरी बल्की बेस लाइक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या ट्राइथाइलामीन। बट डिहाइड्रेशन में हॉफमैन एल्कीन मेजर बनने का बहुत मतलब कोई सवाल ही नहीं है जी। सीधा सीधा कौन मेजर बनता है जी? सेटजेफ एल्कीन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सेटजेफ वाला ही क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। तो जब हम बनाएंगे एल्कीन्स डिहाइड्रेशन से, उसमें जो सेटजेफ एल्कीन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर फिर उसमें सिस और ट्रांस दो पॉसिबल हैं, तो हमें पता है जी सिस और ट्रांस में से नॉर्मली ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। ठीक है, तो अगर सिस और ट्रांस नेचर भी बतानी है, चलो सेटजेफ और हॉफमैन स्ट्रक्चर से आ जाते हैं। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला पॉइंट है, तो उसमें भी अगर ट्रांस देखें, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर हम कहते हैं सिस और ट्रांस में से भी अगर ट्रांस की बात करें, ट्रांस मोर स्टेबल। ठीक है, तो फिर ट्रांस ही क्या होता है जी? मेजर। तो मतलब सेटजेफ का ट्रांस वाला पार्ट मेजर होगा अगर उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है जी, ऐसा होगा जी। सही है सर, बढ़िया बात होगी सर। चलो सर, क्लियर हो गया जी। सर ये डिहाइड्रेशन का दूसरा एग्जांपल। डिहाइड्रेशन में भी वही फंडा है, अगर एक से ज्यादा एल्कीन प्रोडक्ट्स बन पाते हैं तो उनके अंदर हमें फिर सेटजेफ हॉफमैन का फंडा यूज करना पड़ सकता है। लेकिन नई चीज यहाँ पे ये सीखी, अगर किसी के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं और वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करता है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट काउंट किया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट्स थे, टोटल 3 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है जी, टोटल 3 प्रोडक्ट्स थे, उसमें से सेकंड वाला मेजर था जो कि सेटजेफ भी था और ट्रांस भी था। ये खास बात होगी। अच्छा, नॉर्मली सिस ट्रांस नहीं पूछता तो कोई बात नहीं, फिर हम 2 बता देंगे। अच्छा, अगर ऑप्शन में सर आपने कहा टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, अब ऑप्शन में अगर 3 वाला ऑप्शन ही ना हुआ फिर 2 मार्क कर देंगे। इसका मतलब फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अलग से कंसीडर नहीं कर रहा। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर्स को क्वेश्चन अपनी मर्जी से है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, तो हमें अलर्ट होकर चलना पड़ता है। सर दिक्कत तब आएगी जब ऑप्शन में 2 भी और 3 भी हो, दिक्कत क्या है? बस फिर हम 3 मार्क करेंगे। अगर 3 या तो उसने क्वेश्चन में क्या रखा हो कि भाई डू नॉट कंसीडर स्टीरियो आइसोमर्स, कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फिर हम बात करेंगे 2 प्रोडक्ट्स की। ये टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, कंसीडरिंग व्हाट? GI।
कंसिडरिंग व्हाट, जीआई, और जीआई जो होते हैं वो कौन से आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को कंसिडर करके टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं भाई। हाँ, अगर उसने कह दिया कि भैया कल स्ट्रक्चरल बताओ, स्टीरियो ना बताओ, फिर आप टोटल 2 प्रोडक्ट्स लिख के भी आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, चलो ये हमने बताना शुरू किया सर एल्कीन्स की डिहाइड्रेशन के अंदर क्या क्या कैसे कैसे हमें चीजें डिस्कस करनी। अब सर बात करना चाहते हैं एल्कीन्स की डिहाइड्रेशन का स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस मैकेनिज्म करते हैं सर। बढ़िया, करके देखते हैं सर। सर क्या ये मैकेनिज्म पहले वाले मैकेनिज्म से डिफरेंट होना चाहिए जो डिहाइड्रोजनेशन में करा? डिहाइड्रोजनेशन में हमने ज्यादा डिटेल नहीं करी बताया थोड़ा सा, उसमें भी एंटी एलिमिनेशन है, कैसे I-Cl- को खींच रहा है, बता तो वहां पे भी दिया था। लेकिन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के ऊपर हमने काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले बताया था। लो जी, अगर हम डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म की बात करें और इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन से थोड़ा सा कंपैरिजन में पर्सपेक्टिव में लाएं, पहले एक इंपॉर्टेंट बात देखो जी, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ पे एक बात याद रखना जी, व्हाट इज दिस? दिस इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेशन कराने में हेल्प कर रहा है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हमने जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराई थी तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज हमने एज अ रिएजेंट यूज करी थी, आपको याद हो, वो एल्कोहलिक KOH था। क्या था? एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH वहां पे हमने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। किसका काम करता है? बेस का। अरे सर यहाँ तो उल्टा हो गया सर, वहां बेस यूज कर रहे हो, यहाँ एसिड यूज कर रहे हो, तो पक्का सर मैकेनिज्म में डिफरेंस होएगा। देखते हैं मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मैकेनिज्म। लो जी, मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं, सिंपल सा मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें एक ही एल्कीन के पॉसिबिलिटी की बात थी। मैं अभी उसी के एग्जांपल से एक मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं। इसके मैकेनिज्म में मैं 2-3 बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट नई बातें आपको बताऊंगा, थोड़ा आराम से सुनना मेरे साथ। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे चल पड़ता हूँ जी। लो जी, अगली स्लाइड पे चल पड़ता हूँ, एक सेकंड। लो जी, हम बात करना चाहते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। क्या जी, मैं आपको बता देता हूं जी। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, जो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था वो मोस्टली उसका नाम क्या रखा था याद आपको? E1 रखा था कि E3 रखा था? E2 ओके जी, E2 रखा था, ना E1 था ना E3 था सर, E2 था। तो सर मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन मोस्टली जो होता है वो E2 नहीं होता, वो E1 होता है। क्या होता है सर? E1। अच्छा सर, E2 के अंदर जो 2 था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? रेज योर हैंड्स। E2 में जो 2 था वो क्या रिप्रेजेंट किया करता था? एक बार बताइए जरा। E2 में जो 2 था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? हरिए, शाबाश शाबाश, मान्या बताओ बेटा, E2 के अंदर 2 क्या रिप्रेजेंट करता था? Sir, it represents second order elimination. वेरी गुड, शाबाश। हमने कहा था E2 का फुल फॉर्म या उसका एक्चुअल मीनिंग है सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर वर्ड का क्या मतलब हुआ वरदान, बताओ जरा। सेकंड ऑर्डर बोले तो सर 2 रिएक्टेंट्स, बिल्कुल सही। 2 रिएक्टेंट्स किसमें? पास पहुंच गए। हाँ जी, मैं आप बताओ। दोनों रिएक्ट करके वो वरदान, तेरे माइक ने ना मेरे को परेशान किया। मैं ही आता हूँ संगरूर, मेरी तरफ से गिफ्ट ले ले, तू मेरी बात तो सुनता नहीं है ना। एक माइक तेरे को मैं देके जाऊंगा आगे इस बार। अब तू अगली क्लास में माइक ठीक करा ले भाई, इतना भी वो ना करना यार। छोटी सी बात तेरे को बोल रही है, 6-7 महीने हो गए तेरे को कहते हुए माइक ठीक करा रहे, तू कराता ही। हाँ जी, बताओ जी, कौन था, किससे पूछा था मैंने? इसके बाद वरदान के बाद किसका नंबर लगेगा? वरदान के बाद चलो महक, आप बताओ बेटा, शाबाश। महक, आर यू एबल टू हियर मी? आपकी आवाज नहीं आई बेटा। हाँ बोल। second degree means two reactants. चलो किसी और से पूछ लेते हैं। आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो बेटा बताते बताते? ठीक तो बताना चाह रहे हो। ओके, चलो जी, पूछ लेते हैं जी। प्रभनूर, आप बताओ, जिसने हाथ किया वो प्रभनूर बहुत है हमारे पास, सब जिसने हाथ किया वो वाली प्रभनूर। Sir, rate deciding step में 2 reactants होंगे. वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है जी, हमने कहा था जो रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है उसमें जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं हम उसको उस रिएक्शन का ऑर्डर कंसिडर करते हैं। ऐसा एक टेक्निकल टर्म है। तो मैं आगे चलने से पहले यही रिकॉल कराता हूं, लोग भूल जाते हैं ना। ये 1 का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर। क्या मतलब है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। तो सर फर्स्ट ऑर्डर मतलब बोले तो बता देते हैं सर। इसका मतलब सर 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल
इन RDS. जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल RDS रेट डिसाइडिंग स्टेप में इन्वॉल्व रहते हैं वही उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। सर ये क्या चीज है, क्यों बता रहे हैं, हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ये हम करेंगे सर 12th के अंदर। अभी ये जो बता रहा हूँ ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये करते ही 12th में, बट मैं चलो आई जस्ट वांट कि मेरे बच्चे थोड़ा सा अवेयर रहे कि ये चीजें क्यों यूज कर रहे हैं, नाम क्यों यूज कर रहे हैं। E2 सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन था, E1 फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब RDS में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। नाउ लेट मी टेल यू द स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। देखना जरा जी मेरे साथ, ठीक है जी। मैंने स्टार्ट किया CH3CH2OH, ठीक है सर। सर इसके अंदर हमने सबसे पहले आपने H+ डाल के दिखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले सर ऐसा कुछ होएगा, CH3CH2OH के ऊपर एक H और लग जाएगा। सर ये क्या हो गया, बता रहे हैं सर, बिल्कुल बता रहे हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और इस ये पॉजिटिव चार्ज वाला जाके इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा सर, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे उसने H+ ने अपना ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाया, इस स्टेप का नाम होता है प्रोटोनेशन। ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटोनेशन। किसी के ऊपर H+ का जाके, किसी लोन पेयर के ऊपर H+ का जाके अपने आप को अटैच करवा लेना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन। व्हाई प्रोटोनेशन? बिकॉज H+ इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोन, प्रोटोन लगना इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन। सही है सर। तो आपने नोटिस करा सर, जो ऑक्सीजन था उसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड थे, लेकिन H+ लगने के बाद उस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनते थे सर आगे जी? 3। और 3 बॉन्ड वाला ऑक्सीजन सर पॉजिटिव ऑक्सीजन हो जाता है। 3 बॉन्ड वाला ऑक्सीजन क्या हो जाता है? पॉजिटिव ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो जी? अब जैसे ही ऑक्सीजन पॉजिटिव हुआ, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ तो गया, लेकिन वो ज्यादा पॉजिटिव रख के खुश नहीं है, अपने आप को न्यूट्रल बनाना चाहता है। तो अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए वो क्या करेगा, वो अपना एक बॉन्ड तोड़वाएगा ताकि न्यूट्रल हो जाए। तो सर अब क्या करें फिर? सर उसने ना कार्बन से अपना बॉन्ड खींचना शुरू कर दिया, खींच लिया जी, कार्बन से अपना एक बॉन्ड खींचना शुरू कर दिया। जब कार्बन से उसने अपना एक बॉन्ड खींचा तो आप नोटिस करो क्या हुआ फिर। सर यहां बन गया CH3CH2 पॉजिटिव। देखो आ रही बात समझ? CH3CH2 पॉजिटिव। और जो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खींच के बाहर भागा था, आप अगर नोटिस करो, मैं कहूं वाटर निकल गया सर, HOH निकल गया ना। HOH क्या होता है? वाटर। वाटर का लॉस हो गया सर। सर पहले प्रोटोनेशन हुई, फिर लॉस ऑफ वाटर हो गया सर, और उससे सर आपने बड़ी जबरदस्त एक चीज जो बना दी वो ये क्या बन गया सर? सर ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्या बन गया सर? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। समझ पा रहे हो बेटा क्या बन गया? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इस पूरे रिएक्शन के स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म का ये वाला स्टेप ही क्या है? RDS। ये वाला स्टेप ही क्या है? RDS। दिस इज द RDS। समझ पा रहे हो जी सारे? तो आप मुझे बताओ इस स्टेप के अंदर आपको कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं? आ रहा है जी 1 रिएक्टेंट। तो इसीलिए इसका नाम है E1, इसीलिए इसको बोलते हैं E1। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट by loss of water from protonated alcohol। इतना कुछ इंग्लिश में बोल दिया, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, सुन लो सिर्फ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट by loss of water from protonated alcohol is the RDS of dehydration। यही RDS है। और इसमें क्योंकि एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए E के पैर में 1 डालते हैं, इसको E1 बोलते हैं। और सर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। अब सर कुछ नहीं जी, अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब इसके अंदर क्या होएगा आप नोटिस करो, एक्चुअल में जो आपने H2SO4 लिया था, तो मैं उसको ऐसे मान सकता हूं कि एक H+ आपने ऑलरेडी यूज कर लिया, पीछे क्या बचा बताओ? HSO4 नेगेटिव। ठीक है, एक H+ आप पहले प्रोटोनेशन करने में यूज कर चुके हो, लेकिन पीछे क्या अभी बचा हुआ है? HSO4 नेगेटिव सर। तो सर वो HSO4 नेगेटिव अब आएगा, अब दोबारा आएगा, पढ़ा पीछे। HSO4 में नेगेटिव आएगा, क्या करेगा? रिमूव्स क्या? H पॉजिटिव फ्रॉम कार्बन एडजॉइनिंग C पॉजिटिव। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो H2SO4 का बचा हुआ हिस्सा HSO4 नेगेटिव था,
आपने नोटिस किया इसने एज अ बेस काम कर दिया। यस सर। क्यों? क्योंकि इसने H प्लस को बाहर खींचना शुरू किया। बेस भी तो यही करता है, इसने एज अ बेस H प्लस को बाहर खींचना शुरू किया। और H प्लस कहां से खींचा ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बन एडजॉइनिंग C पॉजिटिव। जिस कार्बन पे भी C पॉजिटिव आ चुका था उसके साथ वाले कार्बन से उसने क्या कर दिया, उसने H पॉजिटिव खींच लिया और बनाना शुरू कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, बाहर निकल गया। दैट्स इट। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था वो और जिससे H निकाला वो, उनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, एल्कीन बन गया। ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस हो गया। सर इस स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में आरडीएस बता दिया गया है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का बनना है, और उसमें क्योंकि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो ये E1 रिएक्शन है। सो ये मैकेनिज्म सबको क्लियर है बेटा? से यस। Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके बट वेरी गुड। चलो ये एक बार मैकेनिज्म बता दिया। मैकेनिज्म में मैंने पहली टर्म E1 क्लैरिफाई करी, कैसे है वो बता दिया। इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नजर आया। मैं आपको एक चीज यहाँ क्लैरिफाई करता हूँ जी, नो सच इंटरमीडिएट, ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट था, क्या जी, नो सच इंटरमीडिएट वाज इन्वॉल्वड इन E2, याद है ना जी? नो यस सर। C प्लस इन्वॉल्वड इन E2। E2 में मैंने डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बना के जरूर दिखा दिए थे, लेकिन मैंने प्रॉपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके आया था कभी भी पूरे स्टेप्स में। सो E2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता, E1 में कार्बोकेटायन बनता है। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ज्यादातर E2 होती है, डिहाइड्रेशन ज्यादातर E1 होती है। दोनों ही बीटा एलिमिनेशंस हैं, लेकिन दोनों के पाथ्स का, मैकेनिज्म्स का थोड़ा डिफरेंस है। अब सर इस कार्बोकेटायन के रिलेटेड मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात नहीं बताने वाला हूं, देखना जरा जी। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, वहां से क्लैरिटी आएगी, देखना जरा जी। बना के दिखाता हूं, एक सेकंड। ध्यान से देखना जी, मैं बनाऊंगा। गुड। ऐसा था, मैंने एक थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर वाला एक अल्कोहल ले लिया, थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर वाला अल्कोहल। आराम से देखना जी, अल्कोहल ले लिया, ठीक है। इस अल्कोहल के अंदर मैं डिहाइड्रेशन करके दिखाऊंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना जी। अब अगर सर मैंने इसमें डाला, जैसे आपने कहा H पॉजिटिव, अब एक चीज समझना जी, मैं कैसे याद करूंगा। मैंने पहले दो स्टेप्स देखो, जो ऊपर मैकेनिज्म है उसमें पहला स्टेप प्रोटोनेशन था, दूसरा स्टेप लॉस ऑफ वाटर था, ठीक है। तीसरा स्टेप लॉस ऑफ H प्लस था और फिर से एल्कीन बना था। अब मैं पहले दो स्टेप्स को एक ही स्टेप में माइंड में करने की कोशिश किया करता हूं। वो कैसे? अब नोटिस करो, H प्लस गया, OH पे लगा, फिर वही वाटर बन के निकल गया। तो इनडायरेक्टली याद करने के लिए ऐसा कहने में कोई दिक्कत तो नहीं, H प्लस गया और OH को निकाल के बाहर ले आया, सही है। असल में तो H प्लस जाके OH पे लगेगा, फिर वाटर हटेगा। बट अब बार बार ऐसा करने की बजाय थोड़ा फास्ट सोचने के लिए H प्लस गया और OH को जाके बाहर निकाल लाया। बढ़िया बात समझ आ रही है सर? नो? यस यस सर। सर। ठीक है जी। Yes, sir. हाँ जी। अब सर मैंने दो स्टेप्स एक में ही कर दिए, मैंने सीधा यहाँ से वाटर का लॉस दिखा दिया सर, दिखा दिया सर, वाटर निकल गया सर। सर जहां से भी OH हटता है, अल्टीमेटली जहां पे OH था वहां से वाटर हटता है, बट चलो जहां से भी OH वाला पार्ट हटता है उसी कार्बन पे C पॉजिटिव बन जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है। सही है सर, करके दिखाए थे, देखना जरा। ये बन गया CH3, CH, CH, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ CH3, यहाँ पे CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। यहाँ तक आ रहा है समझ सबको जी? यस सर। यस Yes, sir. sir. ठीक है जी, ये बनना शुरू हो गया सर। अब सर अब क्या करना है, आपने कहा था रिमूव्स H प्लस, लास्ट स्टेप में आपने अल्कीन बनाना था, H हटा के दिखाना था। कहां से? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके पड़ोसी कार्बन से। तो यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन है, देखो दो ऑप्शन नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। एक ये वाले कार्बन से H हट सकता है जी, राइट साइड वाले, और एक लेफ्ट साइड वाले से हट सकता है कि नहीं हट सकता? यस।
सर अगर एक बार मैं बना के दिखा दूं सर, बिल्कुल बना देते हैं सर। एक ये बन सकता है सर CH3 C डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 CH3, सही है। और एक सर बन सकता है पॉसिबल प्रोडक्ट है CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है CH CH3 CH3। सब समझ आ रहा है बेटा सबको? ये दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी कैसे, दो बीटा कार्बन, यस सर। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी बननी शुरू होगी सर। बढ़िया बात है सर, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बहुत आराम से समझना है ना। कुछ भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है जी। अगर आपको कोई लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट है जो मैं करा रहा हूँ तो काइंडली रेज योर हैंड, एक्स्ट्रा मत कुछ पूछना। अभी मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ जहां मैं जो करा रहा हूँ उतने में, ज्यादा इंजीनियरिंग ना करने लग जाना पहले ही। सर अगर ऐसे होता तो फिर क्या होता, फिर बहुत कुछ हो जाता। अभी हम जो कर रहे हैं वो कर लें पहले, ठीक है। तो अभी के लिए चलो देखते हैं जी। एक तो ये हो सकता है सर। अब मैं जो नई चीज आपको बताने वाला हूं, इन दोनों एल्कीन्स के बनने के अलावा इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात नई क्या होगी, अब ध्यान से देखना जी। अब देखो, जिस कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है ना, उस कार्बन की डिग्री बताओ राइट नाउ कितनी है जी। आप देखो जी, 2 डिग्री। 2 डिग्री। बिल्कुल सही। ये जो है आपका, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन है, 2 डिग्री C पॉजिटिव। शॉर्ट में ऐसे लिख दिया करेंगे कार्बोकटायन को C पॉजिटिव, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। अब इसमें क्या होता है, कार्बोकटायन अगर किसी भी रिएक्शन में बनता है तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सबसे पहले ये एक पॉइंट चेक किया जाता है कि अगर किसी तरह से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अगर किसी तरह से उसके पड़ोसी बिल्कुल एडजॉइनिंग कार्बन का कोई ग्रुप हटा के हम उस पे शिफ्ट कर दें, और उसके बाद शिफ्टिंग के बाद जो नया कार्बोकटायन बनेगा वो कहीं ज्यादा स्टेबल तो नहीं बन जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं कैसे। देखो जी, अगर मैं ऐसे कर दूं शिफ्टिंग H फ्रॉम लेफ्ट कार्बन, ठीक है जी, ऑन C पॉजिटिव, मैंने क्या करा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसका वो H पकड़ के उसको शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट कार्बन ये वाला, देख रहे हो जी, इस H को पकड़ा और इसको उठा के इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। क्या सर ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, नई चीज है, कर सकते हैं सर, कर दो ऐसे। तो ऐसा करने पे आप बताओ क्या बनता नजर आ रहा है, CH3 C, यहाँ पे अब H चला जा चुका है जी, ये CH था, यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे CH का अब CH2 बन गया और CH3। बोलो आ रहा है समझ? यस और नो? यस सर अब मुझे एक चीज बताओ, कार्बन की नॉर्मली वैलेंसी 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, क्या होती है? 4 बिल्कुल सही, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है। हमने जो जीओसी के अंदर इंटरमीडिएट्स करे थे, कार्बोकटायंस, कार्बन आयंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स, ये ज्यादा 3 कॉमन थे, और हमने पीछे जो कार्बन फ्री रेडिकल भी बना लिया था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में। अब हम आज कार्बोकटायन बना रहे हैं, ये भी आना शुरू हो गया, कार्बन आयन भी कहीं ना कहीं हमने बात कर ही ली थी, जो हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एज अ बेस की बात की थी, तो हम ये तीनों की कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। तो इन तीनों में हमने जीओसी में पढ़ा था कि इन तीनों में कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा होता, 3 बॉन्ड बना रहा होता। दोबारा चेक करो, जहां पे ऊपर मैंने 2 डिग्री कार्बोकटायन लिखा हुआ है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन के आपको कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, चेक करो, एक लेफ्ट कार्बन से, एक राइट कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। तो ये 3 बॉन्ड वाला था, लेकिन वही कार्बन अब जब नीचे हमने H उसको दे दिया, अब इसके कितने बॉन्ड्स हो गए? 4, 2 हाइड्रोजन से, एक लेफ्ट कार्बन से, एक राइट कार्बन से, इसको एक हाइड्रोजन और मिल गया, तब इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया जी। अब ये पॉजिटिव नहीं रह सकता, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, पॉजिटिव खत्म। अब आपने H उठाया कहां से? जहां से H उठाया है उसके ऑलरेडी पहले 4 बॉन्ड थे, लेकिन उसका H आपने इसको दे दिया, उस कारण से उसके 3 बॉन्ड रह गए और उसके ऊपर चला गया पॉजिटिव चार्ज। समझ गए जी बात? लास्ट बार दोबारा पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, शिफ्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एडजॉइनिंग कार्बन ऑफ C पॉजिटिव। चलो मैं ऐसे बोलता हूं, इसको चेंज करता हूं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम क्या, फ्रॉम एडजॉइनिंग
कार्बन ऑफ C पॉजिटिव टू C पॉजिटिव। करा क्या हमने H उठा के C पॉजिटिव पे ही शिफ्ट कर दिया। उठाया किससे? C पॉजिटिव के पड़ोसी से। ले सर, फिर लेफ्ट वाले से क्यों उठाया सर, राइट वाले से क्यों नहीं उठाया? वो बता देंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। पहली बात, ये शिफ्टिंग सी कुछ नई चीज आ रही है, समझ आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया करते हैं, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इस तरह से कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग होना, इसको बोलते हैं जी क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ये नई चीज है जी, कार्बोकैटायंस के अंदर रीअरेंजमेंट नाम की चीज पॉसिबल होती है। अब धीरे धीरे लोग क्लास से गायब होना शुरू हो गए, नेटवर्क इशू आने शुरू हो चुके हैं। चलो बढ़िया है, जितना मर्जी समझा लो। फिर यही, तभी तो फिर मैं कहता हूँ, फिर इसलिए मेरे को ऑफलाइन क्लास अच्छी लगती है। कुंडी मार के अंदर बंद कर लो, कोई निकल ही नहीं सकता। ऑनलाइन चलाक लोग। चलो जी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हुआ जी। अब ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया, सही है। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसकी डिग्री चेक करो जरा मेरे लिए, कितनी है? 3 डिग्री। 3 degree. बिल्कुल सही। सॉरी, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है जी, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आपको याद करा दे जरा, क्या सर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन पता है क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस जो जनरल होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमें याद रखना चाहिए, अगर आपने जीओसी रिवाइज किया तो आप फटाफट से इससे रिलेट कर पाओगे। वो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है जी, नॉर्मली हम ऐसे याद करते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड is more stable than 3 degree, is more stable than 2 degree, is more stable than 1 degree। ऐसे होता है जी। जितनी डिग्री कार्बन की ज्यादा होती है उतनी ही वो ज्यादा स्टेबल होता है। बेटा ये डिट्टो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल्स के अंदर भी फॉलो होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कार्बन फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री की बात की थी। तो बेटा मैंने इसमें एक नया पॉइंट और ऐड कर दिया, क्या? रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला। तो सारी डिग्रियों से फिर ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कार्बन फ्री रेडिकल्स में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना। ठीक है, अभी फिलहाल हम डिग्रियों को ही चेक करते हैं। तो जो इस रीअरेंजमेंट, इस शिफ्टिंग से पहले जो कार्बोकैटायन था उसकी डिग्री 2 डिग्री थी, लेकिन रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकैटायन बना उसकी 3 डिग्री है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर ऐसा हो, ये मोर स्टेबल है। अगर शिफ्टिंग करने से, और शिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से करनी है, कहां से? फ्रॉम एडजॉइनिंग कार्बन। मर्जी से उठा के कहीं भी कुछ भी नहीं डाल सकते जी, सिर्फ फ्रॉम एडजॉइनिंग कार्बन ऑफ C पॉजिटिव। हाँ, वो एडजॉइनिंग कार्बन लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं से भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एडजॉइनिंग कार्बन से। एडजॉइनिंग कार्बन ऑफ C पॉजिटिव से उठा के अगर कुछ शिफ्ट करो और उससे जो नया कार्बोकैटायन बन जाए, अगर वो ज्यादा स्टेबल बन जाए, तो ये शिफ्टिंग होती है, नहीं होती। तो ये अपने आप होती है, हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं, फिर ये अपने आप हो जाती है। और इसका नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा हुआ है? रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट? कार्बोकैटायन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा, मेरी तसल्ली के लिए, अगर यही शिफ्टिंग मैं लेफ्ट वाले एडजॉइनिंग कार्बन से ना करके राइट वाले एडजॉइनिंग कार्बन से करता, तो आप मुझे बताओ, आप सोच के बताओ। राइट वाला बोले तो CH3 वाला, CH3 वाले का अगर मैं H इसको देता, फिर वो CH3 वाला CH3 ना रहता, क्या बन जाता? CH2। और उस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही। लेकिन वो जो CH2 पॉजिटिव बनता उसकी डिग्री क्या होती, ये बता दो। 1 डिग्री होती। तो वो कम स्टेबल होता कि ज्यादा स्टेबल? तो क्या ये ऐसा करना चाहेगा? ना। तो जो ये रीअरेंजमेंट होगी वो लेफ्ट वाले कार्बन से ही क्यों हुई? क्योंकि उसी से तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बेटर हो सकती है। रीअरेंजमेंट सिर्फ तो होती है अगर उससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बेटर हो। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बराबर भी रहे तो भी नहीं होती, कम पे तो सवाल ही नहीं उठता। Rearrangement only takes place if it increases stability of carbocation, otherwise not. Very very important. Rearrangement, ठीक है जी, rearrangement only takes place. Rearrangement only takes place if it increases stability. Otherwise नहीं। तो देखो, अब मैं अगर रिएक्शन के कैटेगरीज के नाम बताऊं तो बेटा मैंने आपको रिसेंटली एडिशन रिएक्शंस कराए थे,
और लास्ट क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू कर लिए, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन भी कर लिए थे। तो अब बीच में बता दिया कि भैया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरह का रिएक्शन हुआ करता है, रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट फिलहाल हम सिर्फ एक जगह पे ही कर रहे हैं, इसके अंदर कार्बोकेटायंस। और कैसे कर रहे हैं वो बता रहा हूं सर। हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं एडजॉइनिंग कार्बन से, सिर्फ हाइड्रोजन करते हैं, कुछ और नहीं कर सकते, कुछ और भी करते होंगे, बताएंगे। अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, ज्यादा एक ही बार में सीख जाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। रीअरेंजमेंट नाम की कुछ पॉसिबिलिटी होती है, कार्बोकेटायंस में होती है, और वो पॉसिबिलिटी है, होएगी वो तब होएगी अगर उसके होने से स्टेबिलिटी में क्या होएगा, इंक्रीज। कैसे होएगी वो करके दिखा दिया। अब सर जो आपने ये करके दिखा दिया, तो इसमें अगर आप मैं देखूं कार्बोकेटायन पता लग गया अब कहां बना है जी, पता लग गया सर। सर अब ये जो नया कार्बोकेटायन बन गया सर, अब इसके भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो अल्कीन्स ही बनेंगे ना जी। अब अल्टीमेटली इसने भी अपना H+ का लॉस करना है। देखो यहां से हमने H+ का लॉस किया था, अब यहां से फिर से H+ लॉस करना है जी। वो मैंने ऊपर बताया था, H+ लॉस ही वहां से करते हैं जो कार्बन पॉजिटिव कार्बन का पड़ोसी कार्बन हो, एडजॉइनिंग हो। तो अब यहाँ पे देखो 3 तरह के एडजॉइनिंग कार्बन हो गए इसके। कौन कौन से सर, बताना सर कौन से? एक सर यहां से जा सकता है, एक सर यहां से जा सकता है, एक सर यहां से जा सकता है। तो यहां तो सर इस कार्बोकेटायन से 3 एल्कीन पॉसिबल है। बना दे तीनों? बिल्कुल बनाते हैं सर, बनाने ही पड़ेंगे सर, 3 पॉसिबल है, बनाते हैं सर, बनाते हैं। देखो जी, एक तो अगर आप बिल्कुल सही मानो मेरी बात, एक जो होगा वो तो यही बन जाएगा, एक तो यही बन जाएगा। देखना जरा, ये बनेगा। अगर मैं राइट साइड वाले CH2 वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा दूं तो वापस वही वाला स्टार्टिंग वाला एल्कीन बन गया। बोलो समझ आ रहा है, यस और नो? यस सर। एक ये बन जाएगा सर, और क्या बनेगा सर? सर एक लेफ्ट वाले से हटा दो, एक बन जाएगा सर, सॉरी सर, एक बन जाएगा CH2, इधर से रह गया डबल बॉन्ड C, इधर CH2 CH3, और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। यहां तक समझ आ रहा है जी? मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके ठीक है बेटा। तो तीसरा जो एक हम और कार्बन से निकालें तो सर ये बन सकता है सर, जो बन सकता है सर वो ऐसा बन सकता है बेटा। ये जो ना ऑर्गेनिक के रिएक्शन बेस्ड या मैकेनिज्म बेस्ड पॉइंट्स होते हैं, इनमें टाइम लग जाता है। मैक्सिमम 11th के टीचर्स या इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे मैकेनिज्म 12th पे शिफ्ट कर देते हैं, 12th में करेंगे। और 12th में बहुत कुछ है करने को, वो सारे ही शिफ्ट कर देते हैं, ये भी इवेंट में करेंगे, ये भी तब करेंगे, और फिर बात ही नहीं बनती, 12th पे बोझ पड़ जाता है। अब हमारा थोड़ा चैप्टर में टाइम चाहे ज्यादा लग जाए, बट हमें 11th के बोझ को अगर 12th पे शिफ्ट कर दिया फिर 12th में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, हम टाइम लगा लेंगे, कोई बात ही नहीं है। CH3C CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ नीचे को आ गया डबल बॉन्ड C, और यहाँ आ गया CH3 CH3। देखो क्लियर है जी सबको, यस और नो? अब मुझे फटाफट से ये बता दो, यहाँ पे ये बता दो कि यहाँ पे टोटल कितने एल्कीन बन गए जी, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंसीडर नहीं कर रहा। फॉरगेट अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने एल्कीन प्रोडक्ट्स आपको बनते नजर आ रहे हैं यहाँ पे? शाबाश, देखना 5 कैसे बेटा? देखो 1 2, ये तो 1 ही है, ठीक है, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर ना बेटा? 4 बन गए ना जी? यस सर। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स की बात करूं और कोई स्टीरियो आइसोमर्स को बीच में पिक्चर में ना लाऊं, तो मेरे देखो ये तो सेम है बेटा, ये दोनों तो सेम है, तो इनको अलग अलग काउंट नहीं करना जी। दिखने में 5 बन रहे लेकिन उनमें से 2 तो सेम थे, तो 4 ही रह गए, 4 प्रोडक्ट्स। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेजर कौन सा है? वो फिर आप बता सकते हो सर, मेजर कौन सा है जी? दिए आपको 2 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से देख के बताएं जरा, मेजर कौन सा होगा जी? लेट अस सी कौन सा मेजर होगा। जिसका हो जाएगा हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं। वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके अकॉर्डिंग मेजर कौन सा होना चाहिए? 1 2 3 4 में से which do you think is going to be the major product? शाबाश, अपना रीजन तैयार रखना, ऐसे तीर तुक्के वाला आंसर मत देना भाई, बस यही होगा जी। लॉजिक बता देना जी क्यों ऐसा बोल रहे हो। मेजर कौन सा होगा? चलो हर्षदेव आपसे स्टार्ट करते हैं, बताओ बेटा।
सर 4th। हर्षव तेरा कैमरा नहीं चल रहा? नहीं सर, वो ब्लैक आएगा बस, खराब क्यों? है। ठीक सर करा वो ले बेटा, ठीक करा ले बेटा। लैपटॉप कम यूज करता हूँ तो करा देता हूँ सर मैं। हाँ करवा लो बस, ठीक है। जी फोर्थ सर। क्यों बेटा, फोर्थ क्यों हर्षव? सर उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं बेटा? सर 11 सर। ओके, और फर्स्ट में कितने हैं बेटा? सर फर्स्ट में सर 7 सर। वेरी गुड। सेकंड में कितने हैं? सर 3। आराम से। सेकंड में कितने हैं? ओ सर सॉरी, मैं थर्ड के बता दिए। ओके, सेकंड में कितने हैं? सर 1 सर। वेरी गुड। और थर्ड के कितने हैं? सर उसमें 3 सर। वेरी गुड। हर्षव के लिए जी मेरी तरफ से क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर दे दिया जी, एक भी गलती नहीं की, परफेक्ट, वेल डन हर्षव। ठीक है, सारा ठीक हो गया जी, सब कुछ करेक्ट हो गया। तो आंसर है जी फोर्थ वाला मेजर होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। उसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 3 6 3 9 2 11। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये वाला होगा। अब देखो, मेजर तक पहुंचने के लिए रीअरेंजमेंट अगर आप करोगे तो पहुंचोगे, नहीं तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ऐसे कई बार बिना रीअरेंजमेंट के मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं होता। तो रीअरेंजमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। बोलो जी, सबको क्लियर है ये बात? यस और नो? यस सर। मैं सबके अल्फा एच बता रहा हूं जी एक बार, जैसे हर्षव ने बताया। इसके अल्फा एच कितने थे जी? 1 के अंदर थे 3 3 6 और 1 7। सेकंड में अल्फा एच था 1, ठीक है। थर्ड में अल्फा एच थे 3 और फोर्थ में अल्फा एच है 11। टोटल पॉसिबल 4 प्रोडक्ट्स हैं और उसमें से मेजर जो है वो फोर्थ वाला है। काइंडली पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, डिहाइड्रेशन, उसका मैकेनिज्म, उसके अंदर रीअरेंजमेंट, उसके अंदर E1, उसके अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। अब क्लियर हो गया जी। सो हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिटेल में करा। आज हम एक सेटिंग और लगाएंगे, थोड़ी हिम्मत मारना मेरे साथ जरा जी। ठीक है जी, एक बार और आएंगे जी मीटिंग में। ठीक है, अभी दोबारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, डिहेलोजिनेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, मैंने इसमें एंटी एलिमिनेशन वर्ड यूज नहीं करा, तो इसमें वो वाला फंडा नहीं है। ठीक है जी, जहां पे जो होगा वो बताऊंगा। अगर मैं कहीं वो नहीं बता रहा, इसका मतलब वहां पे वो नहीं है। एंटी एलिमिनेशन E2 का पार्ट होती है एक्चुअल में, और वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में या डिहेलोजिनेशन में होती है। E1 में एंटी एलिमिनेशन फंडा नहीं होता। E1 में कार्बोकेटायन नई चीज आ गई, रीअरेंजमेंट नई चीज आ गई, उसके अंदर कुछ अपना इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर कुछ अपना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी बात यहां तक? लो जी, ये हो गया जी हमारा डिहाइड्रेशन। तो जी हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल कर चुके हैं, उसका मैकेनिज्म कर चुके हैं जी। लो जी, एलिमिनेशन का भी और भी टाइप है, एलिमिनेशन और भी हो सकती है। सेकंड का डी पार्ट पे आ गए जी, उसका नाम रखा है थर्मल एलिमिनेशन। क्या नाम रखा है जी? थर्मल एलिमिनेशन। अब ये थर्मल एलिमिनेशन से हमारा क्या मतलब है? अब तो हम बहुत बार वर्ड यूज कर चुके हैं थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है? बोलो। हीट। ठीक है जी, बिल्कुल सही। एलिमिनेशन ऑन हीटिंग, कोई रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है जी, सिर्फ एलिमिनेशन ऑन हीटिंग। एक छोटा सा पॉइंट में पीछे मिस कर गया, फिर बताऊंगा। देखो, जो मैंने बताया था, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेशन में और भी अलग अलग काफी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही आता है, H+ लिखा आता है। और भी हैं, मैं लिखवा दूंगा अभी मैं पहले ये बात कर लूं। थर्मल एलिमिनेशन। बेटा, क्लास इज अबाउट टू बीइंग ओवर, प्लीज डू रीजॉइन। आई एम अगेन टेलिंग यू, वेरी गुड, वेल डन, एवरीवन हैज रीजॉइंड, ऑलमोस्ट एवरीवन। एंड तक बने रहोगे तो मजा आएगा बेटा। ठीक है ना जी, क्लास अभी खत्म होने वाली है, प्लीज डू रीजॉइन इन द नेक्स्ट मीटिंग। नाउ थर्मल एलिमिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं जी, इट इज एलिमिनेशन ऑन हीटिंग। हीट करना है, किसको हीट करना है? दो मैंने आपको इसके अंदर फर्दर एग्जांपल्स बताए हैं। एक है जी हीटिंग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ओके अभितेज, नो प्रॉब्लम, हीटिंग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। और दूसरा है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। ठीक है जी, ये दोनों। मैं एक काम करता हूं, मैं मीटिंग खुद ही एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, तो बीच में रुक जाएगा। लेट अस कंटिन्यू बेटा। तो हम कंटिन्यू करें तो हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन के अंदर नेक्स्ट तरीका, कैसे एलिमिनेशन जिससे अल्कीन्स बनाए जा सकते हैं। तो अब आ गया जी एलिमिनेशन ऑन हीटिंग, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज थर्मल एलिमिनेशन।
और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। पहला उसमें है जी हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। अब ये क्या होते हैं जी, देखो जी बना के दिखा रहा हूं। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर मैंने लगा दिया कि यहाँ पे देखो CH2CH3, एक लगा दिया यहाँ पे CH2CH2CH3, ठीक है, एक लगा दिया और CH3, एक और लगा दिया, लेट अस से CH3। ऐसा नाइट्रोजन जिसके ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं। बेटा मैं आपको याद कराता हूं, हम केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं क्या, ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन न्यूट्रल स्टेट में नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा होता है जी, फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ जाता है। तो देख लो, नाइट्रोजन के ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप होता तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप्स होते तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते तो उसको बोलते हैं टर्शरी अमीन। अब नाइट्रोजन के ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो समझ गए वर्ड क्या है, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी इज 4 डिग्री। क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है, 4 डिग्री। ये 4 डिग्री है, ये 4 डिग्री वाला अमोनियम सॉल्ट है। 4 डिग्री अमोनियम, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट्स को मैं ऐसे भी लिखता हूं जनरल R4N पॉजिटिव। ठीक है जी, R4N पॉजिटिव OH नेगेटिव। एक्चुअल में सॉल्ट नहीं बोलना चाहिए था मुझे, सही वर्ड होगा 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में जो इसका वर्ड आना चाहिए था, यहाँ सॉल्ट वर्ड नहीं आना चाहिए था, 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आना चाहिए था, हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, R4N पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसा होता है जी। अब ठीक है जी, ये आप कह रहे हो सर कि यहाँ पे इसके साथ साइड पे OH नेगेटिव होगा, इस तरह का एक कंपाउंड होगा। ठीक है सर। अब सर जब आपने इसको हीट करा, ठीक है जी, आपने जब इसको हीट करा सर, जब आपने इसको हीट करा सर, फिर क्या हुआ सर, एक निकला OH माइनस। ठीक है सर, OH माइनस जो बाहर पड़ा था वो अलग हो गया, और एक सर निकला H प्लस। ठीक है, ये H प्लस कहां से निकला, ये मैटर करता है जी। ये H प्लस निकला, ठीक है जी, फ्रॉम कार्बन adjoining, from carbon what, from carbon adjoining carbon having nitrogen। जिस कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा था उसके पड़ोसी कार्बन से H निकला। तो अगर ऐसा है सर, तो एक चीज देखना, ये कार्बन जिस पे नाइट्रोजन है, 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 जो तो है CH3 वाले, उनके तो एडजॉइनिंग कोई कार्बन ही नहीं बचा, तो उनसे तो H प्लस कहां से निकलेगा। तो ठीक है, अब 2 बचे, एक टॉप पे CH2CH3 और एक उसके राइट साइड पे CH2CH2CH3। यानी ये जो H प्लस हमने निकालना है, ये या तो यहां से ये वाला H निकल सकता है या फिर यहां से ये वाला H निकल सकता है, ये 2 ऑप्शन है। ओके, इसके साथ एक काम और होएगा यहाँ पे, ऑल्सो, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो मैं बता रहा हूं, ऑल्सो N breaks one of its bonds। ठीक है, also N break one of its bonds from, चलो ऐसे बोलते हैं जी, ऐसे बोलना चाहिए था। एक सेकंड वेट करना बेटा, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूं। शुरू यहां से करता हूं, OH माइनस का लॉस हुआ, फिर नाइट्रोजन ने एक अपना बॉन्ड तोड़ा, नाइट्रोजन ब्रेक्स वन ऑफ इट्स बॉन्ड, ठीक है, फ्रॉम एल्काइल ग्रुप्स, फ्रॉम वन एल्काइल। नाइट्रोजन किसी एक एल्काइल से अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, H प्लस फ्रॉम कार्बन एडजॉइनिंग, कार्बन ऐसे बोलते हैं जी,
H plus from carbon adjoining carbon breaking bond with nitrogen. जो कार्बन अपना नाइट्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा उसी के पड़ोसी कार्बन से H निकलेगा, तभी तो वहां पे डबल बॉन्ड आ पाएगा ना, एल्कीन बनाना है और क्या जी। अब लॉजिक फिर वही है, जब हमने डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म किया था, डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म में मैंने O पॉजिटिव का बॉन्ड कार्बन से खींचा था, यहां पे भी मैं ऐसे ही करता हूं। इधर देखो जरा, देखो जरा सारे, मैंने सपोज N पॉजिटिव ने अपना एक बॉन्ड खींच लिया, ये वाला N पॉजिटिव ने ये बॉन्ड खींच लिया। जब N पॉजिटिव ने ये बॉन्ड खींचा तो ऑप्शन क्या आ गई सर, देखना जरा जी। सर N के ऊपर एक CH3 लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, एक CH3 नीचे से लगा हुआ है, राइट साइड पे अभी भी आपने CH2 CH2 CH3 लगा के रखा है, ठीक है सर, बढ़िया बात है। लेकिन सर आपने क्या करा, आपने टॉप वाले CH2 से उसका बॉन्ड तोड़ दिया। अब टॉप वाले जिस कार्बन से आपने उसका बॉन्ड तोड़ा, उसका पड़ोसी एडजॉइनिंग कार्बन जो CH3 था, उससे आपने क्या हटा दिया, एक H पॉजिटिव, तो फिर वहां पे भी CH2 बच गया, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया जी, ये एल्कीन बन गया, जो बनाना चाह रहे थे एल्कीन बन गया सर। जहां से आपने नाइट्रोजन ने बॉन्ड तोड़वाया, उसके पड़ोसी कार्बन से H निकल के उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आके एल्कीन बन गया। सर फिर और क्या करा, सर आपने H पॉजिटिव भी तो हटाया ना कार्बन से, और OH नेगेटिव पहले ही बार बैठा था, साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया सर, वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट्स हो गए। और इसमें आपने नोटिस किया, जो ये प्रोडक्ट था ये वाला, ये जो प्रोडक्ट था, अगर आप नोटिस करो ये क्या है, ये टर्शियरी अमीन है जी। तो जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो अपने आप को किसी ना किसी एक टर्शियरी अमीन में कन्वर्ट कर लेता है, साथ में एक एल्कीन बनता है और साथ में वाटर। सर ये तो आपने ऊपर वाले से बॉन्ड तोड़ा, अगर आप ऊपर वाले से ना तोड़ते, नीचे वाले से तोड़ते, फिर कोई नहीं, आप वहां से भी ऑप्शन बना लो, फिर उसका अलग से टर्शियरी अमीन कुछ और बनेगा, एल्कीन कुछ और बनेगा, वाटर निकलेगा। बट सर मैं आपको पहले ही बता देता हूं जी, मैं उससे तोड़ने के बजाय इससे बनाऊंगा। इस रिएक्शन में ये जो एल्कीन बनाया है ये हॉफमैन मेजर वाला रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस में हॉफमैन एल्कीन, दोनों जो मैं एग्जांपल्स करूंगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी और पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स में भी, मैं आपको बता देता हूं जी। इसी में अगर मैं कहां से निकालता N को, अगर मैं N को अब लेट अस से यहां से बॉन्ड तोड़वाता, इस वाले कार्बन से अगर बॉन्ड तोड़वाया था, तो एक ऑप्शन और क्या बनती प्रोडक्ट्स की, ये बन जाती N CH3 लेफ्ट वाला नीचे रहा, डाउन वाला रहा, अब ऊपर वाला CH2 CH3 मैंने नहीं तोड़ा, प्लस अब क्या बना, CH2 यहां से टूटा नाइट्रोजन से, साथ वाले कार्बन से एक H निकला, डबल बॉन्ड CH और फिर CH3 और फिर प्लस वाटर। तो ये दो एल्कीन्स पॉसिबल है, वो ऊपर वाला भी पॉसिबल है, नीचे वाला भी पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही बता दो, अगर आपको समझ आ चुका हो, इसमें अल्फा H 0 है, यस और नो? यस इसमें अल्फा H क्या है, 3। तो ज्यादा स्टेबल नीचे वाला है कि ऊपर वाला, नीचे वाला। बट मैं जो कमाल की बात आपको बता रहा हूँ वो क्या है, इसमें ये मेजर है, ठीक है। इसके मैं डिटेल्ड मैकेनिज्म अभी नहीं जाना चाहता, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की थर्मल एलिमिनेशन करते हैं और अगर एक से ज्यादा एल्कीन्स की पॉसिबिलिटी रहती है, तो भैया उसमें सेडजेफ मेजर नहीं होता, क्या मेजर होता है, हॉफमैन मेजर होता है। ये वाला पर्टिकुलर डी पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सो प्लीज ध्यान से समझ लेना क्या बताया, थर्मल एलिमिनेशन, ठीक है जी। यहां तक देखो सबको क्लियर है ना बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल, यस और नो? Yes, sir. ओके सर। सो थर्मल एलिमिनेशन चाहे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हो, चाहे पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स हो, दोनों में ही पहले बता रहा हूं हमारा हॉफमैन एल्कीन ही मेजर बनेगा, हॉफमैन एल्कीन मेजर। तो जी पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स कर लेते हैं, अब एस्टर्स पकड़ते हैं, कोई एस्टर्स पकड़ते हैं, ये लो CH3 लेट अस से CH, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे लगा है सपोज OCO CH3, ऐसे लगाओ, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ। चलो मैं ऐसे थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, पहली बार बना रहा हूँ तो OC डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे देखो। देखो नॉर्मली हमें एस्टर्स को दिखाने की आदत है RCOO R डैश, है ना,
हम पहले CO वाला पार्ट लिखते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखना CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा है CH, और यहाँ CH2 CH3, और यहाँ CH3। हम चाहे तो इसको ऐसे दिखा दें, एक ही बात है। देखो आ रही बात समझ सबको, यस और नो? Yes, sir. अब जब हमने इसको हीट करा, अब होना क्या है, CH3COO पार्ट जो एस्टर वाला पार्ट है वो अपना बॉन्ड खींचेगा, ये बॉन्ड खींचेगा यहां से, ये बॉन्ड खींचेगा। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, तो CH3CO वाला वो अपना बॉन्ड खींचेगा, अपना बॉन्ड खींचेगा, ये बॉन्ड खींचेगा अपना यहां से। देखो आ रहा है समझ, यहां तक ओके है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये CH3CO अपना बॉन्ड खींच लेगा यहां से, बढ़िया बात है सर, खींच लेगा। अब सर क्या करेगा, अब ये O माइनस बन के निकल रहा है, तो काइंड ऑफ उस कार्बन से बॉन्ड जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो टेक्निकली यहाँ पे कहने के लिए डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है सर, साथ ही साथ क्या होगा, जाते जाते ही क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी कार्बन, जहां से O ने बॉन्ड तोड़ा, वो उसके पड़ोसी कार्बन से यहां से H+ निकलना शुरू हो जाएगा, H+ लॉस। यहां से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है, तो यहां से निकल रहा है इसके, इससे यहां से मैंने H+ लॉस कराया, H+ लॉस कराना शुरू करा दिया। अब मैं इस साइड से ही दिखा रहा हूं, मैं दूसरी साइड से भी दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में पहले ही फिटेड है कि मैंने हॉफमैन एल्कीन बनाना है, तो मेरा थोड़ा हाथ चला हुआ है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाओगे, लेकिन मैं उस साइड ही H+ निकाल रहा हूं जहां मुझे मेजर बनता नजर आएगा। तो मैंने वहां से H+ निकाला, अल्टीमेटली कर करा के क्या बन गया, ये बन गया सर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। सो आपने एक CH3COO माइनस एसीटेट पार्ट निकाल दिया, एक H+, वो दोनों जुड़ गए, तो जो एक सेकंड यहां से, तो साइड प्रोडक्ट जो बन गया वो एसिटिक एसिड बन गया। जो साइड प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया जी, एसिटिक एसिड। अच्छा, अगर मैं उल्टी साइड से निकालता सर अगर मैं यहां से निकाल लेता, कोई नहीं, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, तो सर और क्या बन जाता, या बन जाता सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। साइड प्रोडक्ट तो वही था CH3COOH। तो आप मुझे बता दो अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ फिर से जो मैंने ऑलरेडी बताया था, क्या सर, हॉफमैन एल्कीन क्या है, मेजर। थर्मल एलिमिनेशंस में हॉफमैन एल्कीन मेजर होता है, समझ गए जी? देखो जी, ज्यादा स्टेबल नॉर्मली ZZF होता है, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में ज्यादातर ZZF बनता है, डिहाइड्रेशन में भी ZZF बनता है, लेकिन हॉफमैन बनाने के भी तरीके हैं। हॉफमैन को मेजर बनाना है तो या तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एज बेस यूज कर लो, बल्कि बेस, या फिर किसी तरह से इन दो कंपाउंड्स की थर्मल एलिमिनेशन करा दो, हॉफमैन एल्कीन्स मेजर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, यहां तक ओके बेटा, सबको क्लियर है जी सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लो जी, अब सेकंड का डी पार्ट कंप्लीट हो गया, एल्कीन्स की प्रेपरेशन के एलिमिनेशन रिएक्शंस का पार्ट कंप्लीट हो गया, ABCD, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, थर्मल एलिमिनेशन। और थर्मल एलिमिनेशन वाला पार्ट NCERT में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और बीच में जो मैंने मैकेनिज्म्स कराए हैं वो भी 11th की NCERT में अच्छे से नहीं दिए हुए, 12th में जाके आएंगे, पर हमने कुछ सीख लिया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ओके ना बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर वो एसिटेट आपने क्यों किया था, माइनस वो समझ नहीं आया। बस मैंने कहा कि O ने अपना बॉन्ड खींचा, जब O अपना बॉन्ड खींचेगा तो O पे माइनस आएगा ना दीक्षा। यस सर। बस फिर हमने उसको CH3CO माइनस बना दिया। क्यों किया था वो तो मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ कहा कि गर्म करने पे O ने अपना बॉन्ड खींच लिया, बस बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है वो अपना, तो यहाँ पे O अपना बॉन्ड खींच के बॉन्ड तोड़ रहा है, हीट मिल रही है उसको, हीट से कुछ ऐसा हो रहा है कि O बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा है, और वो ब्रेक ऐसे कर रहा है कि O पे माइनस आ रहा है, बस ऐसे कहा मैंने। ओके सर। चलो जी आगे बात करते हैं फटाफट से। तो जी थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब मैं आपको दिखाता हूँ जी, देखो C, ठीक
ठीक है जी, लेट अस से यहाँ पे लगा है R, यहाँ लगा है R, CH, यहाँ COO नेगेटिव, यहाँ COO नेगेटिव, लेट अस से K+. जो अल्केन्स की प्रेपरेशन में कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, डिट्टो वही कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ अलग नहीं है जी. एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ले लिए, बस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 COH लगे हुए हैं और वो भी एडजॉइनिंग कार्बन पे, ऑन एडजॉइनिंग कार्बन्स, तभी एल्कीन्स बने. अच्छा, आपको याद होगा हम कैसे करते थे. हम, अगर आपको याद हो, हम कहते थे एक एट कैथोड बनता है कुछ और एक एट एनोड बनता है कुछ. अच्छा, हमने कहा था फिक्स है सर, कैथोड वाले तो फिक्स ही थे सर. क्या बनता था सर? हाइड्रोजन बन जाती थी, साथ में NaOH. याद आ रहा है बेटा? यस और नो? यस सर. सर एनोड पे चेंज होता था. एनोड पे क्या बनता था सर? वहां पे RR बनता था. यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग कंपाउंड लिया उसके हिसाब से RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस CO2. कैसे सर? कैसे? ऐसे, जहां भी CO पार्ट होता है उसको हटाते हैं और जहां से वो हटता है उन कार्बन्स के बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं. एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक और बन गया, तो बन गया एल्कीन. क्या दिक्कत है सर? एल्कीन बन गया. इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने याद करना है सर, बिल्कुल कर लेते हैं. अगर मैं ऐसे ले लूं CH3, ठीक है जी, CH3 क्यों, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट. अगर मैं एग्जांपल ले लूं COOH, CH2, COOH, ठीक है, के अंदर अगर मैं डाल दूं NaOH, एसिड बेस रिएक्शन हो गया. COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव. एक छोटी सी इंपॉर्टेंट मैंने गलती की, यहाँ मुझे KOH लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने पीछे एग्जांपल में K वाला यूज करके दिखाया था, KOH. चलो सर, जो आप नीचे एग्जांपल दे रहे हो उसके अंदर पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, CO नेगेटिव, CH2, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव. पहले सॉल्ट बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया. अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, जैसे सीखा उसके हिसाब से सर, ये यहां से निकल गया, ये यहां से निकल गया, CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया सर CH2 डबल बॉन्ड CH2. बताओ जी, ये जो बना इसको हम कॉमन नेम क्या देंगे और IUPAC नेम क्या देंगे, कोई बता सकता है? ये जो इस बार एल्कीन बना, इसका जो IUPAC नेम है वो तो है इथीन. कॉमन नेम बता सकते हो क्या होता है? इथाइलिन. क्या जी? इथाइलिन. इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन. ये IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम, ठीक है जी, इथाइलिन बन गया. ओके बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो Yes, sir. और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एसिड यूज किया, इसका नाम बताया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज सक्सीनिक एसिड. 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ये मैंने IUPAC नेमिंग में कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नेम्स आपको याद कराए थे, याद है आपको? 2 COH होता है ऑक्सैलिक, फिर था मेलोनिक, फिर था सक्सीनिक, फिर था ग्लूटामिक और फिर था एडिपिक. ये हमने 6 तक याद किए थे. ये 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड. तो जो ये सॉल्ट था इसको हम बोल सकते हैं सोडियम सक्सीनेट. सोडियम सक्सीनेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें इथीन या इथाइलिन मिला करता है, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है. तो रिएक्शन समझो प्लस साथ में नेम्स को रिलेट करना सीखो. तो ये हमारा एल्कीन्स की प्रिपरेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड हो गया. कम यूज करते हैं, पर्टिकुलरली इस एग्जांपल वाले के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, तो बता दिया. सोडियम सक्सीनेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है इथीन या इथाइलिन. अच्छा, वो कहाँ मिलता है? कैथोड पे या एनोड पे? ये बता दो. एनोड पे. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है जी यहां तक? ओके है जी? Yes, sir. ओके जी. एल्कीन्स की प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन, चौथा, विटिग रिएक्शन. ये बड़ा ही स्पेशल रिएक्शन है, रेयरली बुक्स में दिया होता है जी, एनसीईआरटी में तो नहीं है. रेयर रिएक्शन, बट चलो हम बताना चाहते हैं. रेयर रिएक्शन, ठीक है जी. क्या रिएक्शन है जी? फिर इसके साथ एल्कीन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगी. विटिग्स रिएक्शन में क्या देखा गया है, ये आप देख रहे हो जी, क्या है? दिस इज एल्डिहाइड या कीटोन. बेटा R1 R2 यूज किया दिखाने के लिए कि वो दोनों एल्काइल ग्रुप्स अलग भी हो सकते हैं, ठीक है.
एल्डिहाइड या कीटोन। अगर R1 या R2 में से कोई अगर एक H हुआ फिर क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। इफ R1 और R2 इज इक्वल टू H तो फिर एल्डिहाइड होगा। अगर वो अल्काइल ग्रुप्स ही रहेंगे तो वो कीटोन होएगा। अच्छा, आपको याद है, मैंने बड़ी बार आपको बता दिया, दोबारा आप ही याद कराओ, एल्डिहाइड और कीटोन्स को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोनल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। वेरी गुड, कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं जी? कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स क्या बोल गए जी? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन है, एक स्पेशल तरह के कंपाउंड्स थे। ये क्या है जी? देखो जी, इनको बोलते हैं फॉस्फोरस यीलाइड्स। नया सा एक नाम आ गया, फॉस्फोरस, YLIDES, यीलाइड्स, फॉस्फोरस यीलाइड्स। फॉस्फोरस यीलाइड्स क्या होते हैं जी? मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखो, PH3P, फॉस्फोरस नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी वैलेंसी भी नाइट्रोजन की तरह कॉमन वैलेंसी 3 है। तो आप नोटिस करना जरा एक सेकंड, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर फॉस्फोरस के ऊपर 3 PH लगे हुए हैं, पहले तो मेरे को आप ये बात बताओ जी, PH स्टैंड्स फॉर व्हाट? PH क्या होता है? फिनाइल। फिनॉल नहीं बेटा, फिनाइल। फिनाइल एल्काइल ग्रुप है ना। फिनॉल तो पूरा कंपाउंड है। पीएच एक एल्काइल ग्रुप होता है जिसको बेंजीन एज साइड चेन बोलते थे, याद है? बेंजीन एज साइड चेन, फिनाइल, ठीक है। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है, ये इसका नाम अपने आप में, इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। PH3 मैंने एक बार आपको बताया था फॉस्फीन होती है, और अगर उसके तीनों H हटा के 3 फिनाइल ग्रुप्स लगा दिए तो उसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस है उसके पास लोन पेयर्स भी हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। फॉस्फोरस के पास एम्प्टी भी होती है, लोन पेयर भी होता है। याद करो, बैक बॉन्डिंग में यूज करते थे इसको हम, ठीक है। लोन पेयर भी होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी होती है। तो अल्टीमेटली ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये किसी ना किसी कार्बन के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से देखो, ध्यान से दिखाते हैं, कार्बन, ठीक है जी। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। लेट अस से कार्बन के ऊपर अगर मैं लेट अस से एक हेलोजन लगा हुआ ले लूं और पीछे बहुत कुछ लगा हुआ है, लेट अस से एक R लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, और लेट से ऐसे दिखाता हूं, ये R3 R4 जैसे बुक एक्चुअल में दिखाया गया वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जी, कार्बन R3 R4, यहाँ पे X, यहाँ पे H, ठीक है। ऐसा एक एल्काइल हैलाइड था। ये एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड हैविंग अल्फा H। एल्काइल हैलाइड हैविंग व्हाट? अल्फा H। अल्फा H समझते हो ना जी? अल्फा कार्बन वाला H। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, पहले ही आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके इसमें से एक X निकल जाता है एज X माइनस, H निकल जाता है एज H प्लस, ठीक है जी। जब ऐसा होता है तो फिर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से जुड़ जाता है, जिसको शॉर्ट में PH3P बोलते हैं। सो PH3P जुड़ जाता है कार्बन के साथ, और कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं R3 R4, और उसका H और X निकाल दिया। अब आपको एक समझाने की बात करता हूं, कोशिश क्या। सपोज पहले लेट अस से X माइनस निकला, ठीक है, निकला X माइनस। चलो एक सेकंड, X माइनस निकला तो फॉस्फोरस ने अपने लोन पेयर से इस पे अटैक कर दिया, कहता तू X माइनस, तू निकल पतली गोली से, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा इसको। फॉस्फोरस अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है और X माइनस पहले चला जाता है। तो फॉस्फोरस कार्बन से जुड़ गया, X निकल गया, लेकिन उसके बाद हाइड्रोजन पॉजिटिव को कोई और आके निकाल लेता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव को निकालने के लिए नॉर्मली इसमें कोई बेस डालते हैं। मैं आपको यीलाइड बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉस्फोरस यीलाइड बनता कैसे। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में एल्काइल हैलाइड हैविंग अल्फा H डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस क्या करता है? H प्लस को बाहर खींचता है। तो फॉस्फोरस ने पहले तो X माइनस की जगह ले ली। जैसे ही फॉस्फोरस ने X माइनस की जगह ली तो भैया फॉस्फोरस पे खुद पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। उसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज कर लिया, उसने डोनेट कर दिया, तो उस पे फॉस्फोरस पे नाइट्रोजन की तरह 4 बॉन्ड्स बन गए, और 4 बॉन्ड वाले पे फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन की तरह पॉजिटिव आ गया। अब जब कार्बन से H पॉजिटिव बेस निकाल के ले गया तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो बना, इसको हम चाहे ऐसे दिखा दें, चाहे कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं, PH3P डबल बॉन्ड C R3 R4। ये जो बना चाहे तो P डबल बॉन्ड C वाला बोल दो। कंपाउंड्स हैविंग C डबल बॉन्ड P या P डबल बॉन्ड C,
दे आर कॉल्ड फॉस्फोरस येलाइट्स। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया बिल्कुल ही, ठीक है जी। अब इतना वाला पार्ट अगर आप भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फॉस्फोरस येलाइट कैसे बने भूल जाओ। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि फॉस्फोरस येलाइट दिमाग में एक अलग स्पेस में फिट बैठ जाए कि चीज होती है कुछ। सी डबल बॉन्ड पी वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं फॉस्फोरस येलाइट्स, ठीक है जी। और येलाइट्स ऐसे लिए सी डबल बॉन्ड पी है और सी पे बाय चांस कुछ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के बाद। अब होता क्या है, एक बार मेरी बात समझना, अब होता क्या है, ये था कंपाउंड। अब होता ये है कि सर ये जो फॉस्फोरस येलाइड्स हैं ये अपना फॉस्फोरस से बॉन्ड तोड़ते हैं और जो एल्डिहाइड कीटोन है अपना ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ता है, बस ये याद करना है सर। और चुपचाप सर ये कार्बन और इस कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जुड़वा दो। देख लो सर, ये रहा, देख रहे हो। सो एक तरफ से R1 R2 वाला कार्बन आया, एक तरफ से R3 R4 वाला कार्बन आया, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ये बन गया सर एल्कीन, जो बनाना चाह रहे हैं एल्कीन की प्रिपरेशन। और सर आपने हटाया किसको कहां से, आपने सर कहा कि एक तरफ से ऑक्सीजन को हटाओ, एक तरफ से PH3P को हटाओ, उनको आपस में जोड़ दो। PH3P के ऊपर डबल बॉन्ड O लग गया सर, तो जो साइड प्रोडक्ट बन गया वो बन गया ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। नाम बता दिया इसका, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ये साइड प्रोडक्ट बन गया। इस रिएक्शन का नाम रखते हैं विटिग रिएक्शन। ये रिसेंटली जेईई मेंस में आया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, +2 में भी किसी चैप्टर में गिवन नहीं, एनसीईआरटी जेईई मेंस ने उठा के पता नहीं कहां से डाल दी, तो बताना जरूरी है। तो ठीक है जी, ये है जी आपका ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। बेटा जो भी मैंने बोला पल्ले पड़ा कुछ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं ना पहले भी एक बार बोला था क्लास में कि ये थोड़ा सा हटके चैप्टर है, तो इसमें थोड़ी सी टर्म्स नहीं है, थोड़े से स्ट्रक्चर्स नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा दिमाग के अंदर इसको सेटल होने में, बस वो टाइम देना पड़ेगा, एकदम से इम्पेशेंट नहीं होना। ठीक है बेटा, बस अभी वी आर गोइंग टू अबाउट टू एंड द क्लास, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रेपरेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। आज मैं एक होमवर्क शीट डालने की कोशिश करूंगा जी, और मैंने एनसीईआरटी का जो काम कहा था वो रीड कर लिया सबने, यस और नो? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो काफी लोग कह रहे थे कि सर एक जूम पे क्लास ले लो, सर बड़ी देर होगी। मैं भी चाह रहा था जूम पे क्लास ले लें, तो लगी जी आज क्लास जूम पे। अब आगे कभी जूम कभी यूट्यूब मिक्स एंड मैच करते रहेंगे, बस आप अपना काम पूरा रखो, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर द डे। और इस संडे को हमारा टेस्ट है, और जितना भी हाइड्रोकार्बन्स हमारा फ्राइडे तक कवर होगा वो सारा संडे टेस्ट में आएगा। सो कीप रिवाइजिंग ऑल्सो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.